Hello students, welcome to my YouTube channel Chemistry Buzz. Myself Ashish Bhaskar, Senior Chemistry Faculty of Charti Group of Institution. बच्चों कल हम लोगों ने जो डिस्कस किया था सॉल्बिलिटी का भी कुछ टर्म हम लोगों ने डिस्कस किया था, लेकिन आज जो हम स्टार्ट करने जा रहे हैं सॉल्बिलिटी से स्टार्ट करेंगे। तो सॉल्बिलिटी के अंदर बेसिक मैं आपको बता दूं क्या क्या पढ़ना है हम लोगों को। तो सॉल्बिलिटी जो हम लोगों को पढ़नी है, अगर मैं स्टेट की बात करता हूँ, फिजिकल स्टेट के बारे में बात करूँगा, तो फिजिकल स्टेट को अगर अपन बेटा यहाँ पे डिफाइन करते हैं तो फिजिकल स्टेट में अगर मैं फर्स्ट बात करता हूँ तो आपको पता है फर्स्ट आपका सॉलिड हम लिख सकते हैं, सेकेंड हम लोग बात करेंगे तो हम लिक्विड लिख सकते हैं, और थर्ड वन अगर मैं बात करूँ तो हम लोग गैस स्टेट को डिफाइन कर सकते हैं। तो इसमें क्या है कि हम बात करेंगे जनरली सॉलिड को लिक्विड मिक्स करने के लिए। इसके बाद नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे गैस को लिक्विड मिक्स करने के लिए, देन लिक्विड को लिक्विड मिक्स करने के लिए। तो बेसिकली हम जो सॉल्बिलिटी पढ़ने जा रहे हैं वो तीन डिफरेंट कैटेगरी आपको देखने को मिलेंगी। फर्स्ट होगा आपका सॉलिड इन लिक्विड, बच्चों ध्यान से सुनना है, ओके, सॉलिड इन लिक्विड। सेकेंड आपकी जो कैटेगरी होगी दैट इज़ गैस इन लिक्विड, और थर्ड कैटेगरी होगी आपकी लिक्विड इन लिक्विड। तो पहले अपन को पता होना चाहिए कि हमें सॉल्बिलिटी में पढ़ना क्या है। तो ये तीन डिफरेंट कैटेगरी मैंने आपको बता दी है। तो अब हम लोग जो पढ़ने वाले हैं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट पोर्शन अभी आपका स्टार्ट होने वाला है। हालांकि कल मैंने आपको थोड़ा सा बताया था इसके बारे में, तो आज हम स्टार्ट करेंगे बेटा सॉल्बिलिटी। तो सबसे पहला पॉइंट दिमाग में ही आएगा कि बेटा सॉल्बिलिटी हम समझते क्या है। तो सॉल्बिलिटी को समझने की एक सिंपल सी मैं लाइन बोलूँगा आपको, तो आई थिंक आपको समझ में आनी चाहिए। सॉल्बिलिटी को हम ऐसे बोल सकते हैं कि मैक्सिमम, ध्यान सुनना है, मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट हम यहाँ बात कर सकते हैं। मैक्सिमम बेटा मैक्सिमम अमाउंट किसका होना चाहिए? सॉल्यूट का। तो मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट, यस, मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट बेटा वो हम डिजॉल्व करें किसी भी गिवन सब्सटेंस के अंदर। अब किसी भी गिवन सब्सटेंस बेटा यहाँ पे आपका सॉल्वेंट होगा, क्योंकि एक पार्ट आपका क्या है बेटा? सॉल्यूट। और आपको मैंने स्टार्टिंग में बताया था कि सॉल्यूशन में बेटा आपके दो पार्ट रहेंगे बेटा, एक आपका सॉल्यूट, सेकंड आपका कंपोनेंट कौन सा होगा? सॉल्वेंट। तो हम सिंपल डिफाइनेशन कर सकते हैं कि आपका मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट किसी भी गिवन सॉल्वेंट के अंदर आप जब उसे डिजॉल्व करते हो, तो जब डिजॉल्व कर रहे हो तो उस समय जो आपका सॉल्यूशन बनेगा दैट विल बी दी सैचुरेटेड। वो आपका जो सॉल्यूशन होगा बेटा वो सैचुरेटेड टर्म तक डिफाइन किया जाना चाहिए। मतलब आपका वहाँ सैचुरेशन पॉइंट डिफाइन होना चाहिए, सैचुरेशन पॉइंट आपका आना चाहिए। तो हम सीधा ऐसे बोल सकते हैं कि मैंने स्टार्टिंग बोला था कि मैक्सिमम अमाउंट किसका बेटा? सॉल्यूट का। तो मैक्सिमम मतलब क्या है? अगर मैं इसको हिंदी में बोलूँ कि भाई जितना अधिक से अधिक आप सॉल्यूट को डिजॉल्व कर सकते हो किसी भी गिवन सॉल्वेंट के अंदर, तो जो आपका सॉल्यूशन बनेगा उस सॉल्यूशन में आपका सैचुरेशन पॉइंट डिफाइन होना चाहिए। मतलब वो सॉल्यूशन आपका सैचुरेट सॉल्यूशन होना चाहिए। क्लियर है? ओके। तो इसको हम बोल सकते हैं कि यस इट इज़ अ सॉल्बिलिटी टर्म। अब इस सॉल्बिलिटी टर्म के अंदर सबसे पहला, जैसे मैंने आपसे अभी बात की थी कि सबसे पहले हम लोग पढ़ने वाले हैं सॉलिड इन लिक्विड। बच्चों सबसे पहले हम लोग क्या पढ़ेंगे? हेडिंग आपकी रहेगी सॉलिड इन लिक्विड। तो सॉलिड इन लिक्विड अपन पहले पढ़ेंगे। तो सॉलिड इन लिक्विड को पहले हम प्रैक्टिकली समझेंगे कि सॉलिड इन लिक्विड प्रैक्टिकली सीन क्या होता है बीकर्स के अंदर, वो हम समझेंगे ध्यान से। ओके, तो जरा ध्यान से देखें बेटा, हम लोग यहाँ पे एक बीकर मैं डिजाइन करने वाला हूँ। यस, ये मैंने एक बीकर डिजाइन किया है। इस बीकर के अंदर मैंने बेटा क्या किया है? एक मैंने लिक्विड सॉल्वेंट लिया है। सब लोग ध्यान से सुनना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। यहाँ पे मैंने क्या लिया है? दैट इज दी लिक्विड। तो मैंने लिक्विड बेटा यहाँ पे क्या लिया है? सॉल्वेंट। क्लियर है? इस कलर से मैं सॉल्वेंट लिखा हूँ, मैं डिफरेंट कलर में यूज करूँगा सॉल्यूट के लिए। तो यहाँ से मैंने ये बेटा लिया है यहाँ से सॉल्वेंट, ओके, लिक्विड। और इसके बाद मैंने यहाँ पे, क्योंकि बेटा सॉलिड का पार्ट है आपका, सॉलिड बेटा इसमें मैं मिक्स कर रहा हूँ, लेकिन सॉलिड इन लिक्विड। तो सॉलिड जो आपका रहेगा हम उसको बोल सकते हैं बेटा सॉल्यूट। तो इस कलर से हम यूज करने वाले, लिखने वाले बेटा सॉल्यूट। तो सॉल्यूट कैसा है आपका? वो आपका है सॉलिड। तो लिक्विड सॉल्वेंट के अंदर हमने बेटा किसको मिक्स किया है? सॉल्यूट को। मिक्स करने के बाद क्या होगा कि जो सॉल्यूट है वो कंटिन्यूअसली क्या होगा बेटा? इसमें जब हम डालेंगे तो बेटा डिजोल्व होता जाएगा। सिंपल स्टेप देखो, धीरे धीरे इसमें आपका जो सॉल्यूट होगा, जो सॉलिड सॉल्यूट होगा बेटा, वो स्टार्टिंग में कंटिन्यूअसली क्या होगा? डिजोल्व होता जाएगा। और डिजोल्व होने के बाद जो बेटा आपका सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट का जब कॉम्बिनेशन होना स्टार्ट हो जाएगा तो कहीं ना कहीं सॉल्यूशन बेटा बन जाएगा। तो उस समय जो होगा कॉन्सेंट्रेशन, कौन सा टर्म बेटा? कॉन्सेंट्रेशन। तो यहाँ पे लिख देते हैं जो कॉन्सेंट्रेशन होगा सॉल्यूशन का दैट विल बी इंक्रीज। मतलब कंटिन्यूअसली आपका सॉल्यूशन का, क्योंकि आपका कंटिन्यूअसली सॉल्यूट ऐड हो रहा है,
तो आपका जो सॉल्यूशन का जो कॉन्सेंट्रेशन होगा वो आपका कंटिन्यूसली इंक्रीज होता जाएगा। जब वो कंटिन्यूसली इंक्रीज होगा मतलब सॉल्यूट सॉल्वेंट में मिलने लगा है, मिक्स होने लगा है, तो इसी प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं डिसॉल्यूशन। क्या बोलते हैं? दिस प्रोसेस इज कॉल्ड डिसॉल्यूशन। जैसे यहाँ पे लिखा है कि सॉलिड आपका सॉल्यूट है बेटा, ये आपका एडेड हो रहा है बेटा सॉल्वेंट के साथ, सॉल्वेंट आपका लिक्विड है, तो कहीं ना कहीं आपका कॉन्सेंट्रेशन और बेटा डिजॉल्व सॉल्यूट वो बेटा सॉल्यूशन के कॉन्सेंट्रेशन को इंक्रीज करेगा। क्लियर है? तो इसी प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं डिसॉल्यूशन। आपको बताया मैंने, क्लियर है? ओके, क्लियर हो गया है, डन। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट को समझने के लिए। तो आपका डिसॉल्यूशन हो गया है। फिर उसके बाद क्या होगा कि सॉल्यूट अभी भी फर्दर में बोला मैक्सिमम अमाउंट अभी भी ये बेटा ये डिजॉल्व हो रहा है, तो मैक्सिमम अमाउंट आपका डिजॉल्व आप कर रहे हो, कंटिन्यूस आप डिजॉल्व इसमें आप ऐड करते जा रहे हो। तो ऐड करने के बाद एक आपकी एक स्टेट ऐसी आएगी जहाँ पे बेटा आपका जो फर्दर जो नो मोर सॉल्यूट है वो आपका डिजॉल्व नहीं होगा किसी भी गिवन टेम्परेचर पे। जो यहाँ पे फिक्स आपका टेम्परेचर होगा उस टेम्परेचर पे फर्दर आपका तो एक लिमिट तक आपका देखो सॉल्यूट डिजॉल्व होगा, फिर उसके बाद आपका उस गिवन टेम्परेचर पे आपका सॉल्यूट डिजॉल्व नहीं होगा। अब होगा क्या इसमें सीन, भाई सॉल्यूट तो फिर से भी जा रहा है, तो इसमें होगा कुछ ऐसे कि इसकी जो इस पे जो बेटा अपर सरफेस है, तो अपर सरफेस पे क्या होगा वो देखो ध्यान से, ये अपर सरफेस बेटा यहाँ पे सॉल्यूट बेटा आपका इकट्ठा हो जाएगा, है ना। तो जब सॉल्यूट आपका यहाँ पे इकट्ठा हो रहा है तो इकट्ठा होने के बाद क्या होगा बेटा, यहाँ पे ये जो सॉल्यूट पार्टिकल्स हैं ये बेटा यहाँ पे आपका कोलाइडिंग स्टार्ट हो जाएगा। तो जो सॉल्यूट पार्टिकल्स है बेटा वहाँ पे कीप ऑन कोलाइडिंग, है ना, ऑन द सरफेस ऑफ सॉलिड सॉल्यूट। तो जो सॉल्यूट पार्टिकल्स हैं बेटा वो आपके सॉल्वेंट के सरफेस पे कोलाइड होना स्टार्ट कर देंगे, और कोलाइड होने के बाद वो इस सॉल्यूशन से बेटा क्या होंगे, आपके बाहर निकल के आ जाएंगे। तो कहीं ना कहीं बेटा जब यहाँ से आपके सॉल्यूट पार्टिकल्स बेटा बाहर निकल के आ गया है, तो इसका मतलब क्या है, जब सॉल्यूट पार्टिकल्स आपका बाहर निकल के आ चुका है सॉल्यूशन से, तो इस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं क्रिस्टलाइजेशन। तो व्हाट इज क्रिस्टलाइजेशन, लिखा है डिजॉल्व सॉल्यूट इन सॉल्यूशन कोलाइड विद ईच अदर एंड सेपरेट आउट फ्रॉम द सॉल्यूशन। क्लियर है? तो इसको हम लोग बोलते हैं दैट इज कॉल्ड क्रिस्टलाइजेशन। अब क्या होगा, इसके बाद कुछ इस तरीके से होगा, हम इसको ऐसे बोल सकते हैं कि आपका जो क्रिस्टलाइजेशन है इट इज़ टोटली इनवर्स ऑफ डिसॉल्यूशन, या फिर डिसॉल्यूशन इज टोटली इनवर्स ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। अभी यहाँ पे एक पॉइंट और आएगा, क्या डायनेमिक इक्विलिब्रियम बेटा यहाँ पे एग्जिस्ट करता है? यस। तो इसको समझाने के लिए मैं ज़रा एग्जांपल में थोड़ा सा चेंज करूँगा। तो ठीक है, मैं फिर से बेटा यहाँ पे एक बीकर बनाने वाला हूँ, है ना। तो इस बीकर के अंदर आपका बेटा ऑलरेडी यहाँ पे मैं इस कलर से बेटा सॉल्वेंट, यस इट इज़ सॉल्वेंट, और यहाँ पे मैं डिफरेंट कलर यूज़ करने वाला हूँ, है ना। तो यहाँ पे मैं इस तरीके से बोल सकता हूँ कि यहाँ बेटा इस कलर से आपके ये सॉल्यूट पार्टिकल्स हैं बेटा वो सॉलिड फेज में है। क्लियर है? ओके। जब बेटा मैं इसमें ऐड कर रहा हूँ सॉल्यूट के साथ सॉल्वेंट, तो इसको अपन क्या बोलेंगे, दिस इज कॉल्ड डिसॉल्यूशन। और फिर बेटा यहाँ से जब बेटा आपके जो आपके एक्स्ट्रा जो सॉल्यूट पार्टिकल्स हैं जब बेटा बाहर रिलीज हुए हैं, तो इसको अपन बोलेंगे क्रिस्टलाइजेशन। तो भाई ये आपका जो क्रिस्टलाइजेशन प्रोसेस होगा, उस क्रिस्टलाइजेशन प्रोसेस के अंदर मैं ऐसे बात कर सकता हूँ कि रेट ऑफ डिसॉल्यूशन बेटा वो इक्वल हो जाएगा रेट ऑफ क्रिस्टलाइजेशन के, और तभी उसी कंडीशन पे आपका जो क्रिस्टलाइजेशन है और जो आपका यहाँ से डिसॉल्यूशन है, जब आपके दोनों इक्वल हो जाएंगे, तो इक्वल होने का मतलब क्या है कि वहाँ पे डायनेमिक इक्विलिब्रियम करेगा एग्जिस्ट। तो इसका मतलब हो जाएगा आपका डिसॉल्यूशन एंड आपका जो क्रिस्टलाइजेशन होगा उन दोनों के बीच में डायनेमिक इक्विलिब्रियम करेगा एग्जिस्ट। तो फिर से क्या होगा, आपका ये जो रिएक्शन है बेटा फॉरवर्ड के अंदर भी मूव करेगा, है ना, और बैकवर्ड के अंदर भी कंटिन्यूसली मूव करेगा, बिकॉज यहाँ पे इक्विलिब्रियम स्टेट आपकी आ चुकी है। क्लियर है? ओके। ओके बच्चों, अब इसके बाद हम लोग जो डिस्कस करेंगे इसमें कि व्हाट इज़ द मीन ऑफ सैचुरेटेड सॉल्यूशन, इसको हम समझेंगे। व्हाट इज़ द मीन ऑफ सैचुरेटेड सॉल्यूशन, तो इस टर्म को समझने के लिए मैं ज़रा फिर से आना चाहूँगा उस बेसिक एग्जांपल पे। तो बेसिक एग्जांपल आपका यही था कि बेटा यहाँ पे आपका था क्या था बेटा सॉल्वेंट, यस, और इस पर मैंने क्या किया था, सॉल्यूट पार्टिकल्स को मैंने आपको ऐड किया था। बेटा ये सॉलिड फेज में मैं क्रिस्टल्स की फॉर्म में आपको डिजाइन करूँगा, आपको थोड़ा सा समझ में आना चाहिए प्रॉपर तरीके से। ठीक है, जब ऐड कर रहा हूँ तो बेटा क्या है, डिसॉल्यूशन। जब यहाँ से बेटा एक्स्ट्रा पार्टिकल्स बाहर जा रहे हैं तो ऐसे बेटा होगा आपका क्रिस्टलाइजेशन। और अब यहाँ पे आपका रेट ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, रेट ऑफ डिसॉल्यूशन दोनों आपका इक्वल हो चुका है। तो इक्वल होने के बाद यहाँ पे कोई सीन एक स्टेज ऐसी आने वाली है कि जिस स्टेज पे मैं वर्ड यूज करूँगा सैचुरेटेड सॉल्यूशन। तो भाई सैचुरेटेड सॉल्यूशन का मीन क्या हो जाएगा कि आपने जो मोर
जो सॉल्यूट पार्टिकल्स जितने मैक्सिमम आपके सॉल्यूट पार्टिकल्स है वो आपने डिसॉल्व कर दिए हैं मैक्सिमम आपके जो भी गिवन टेम्परेचर है उस पर, तो जो सॉल्यूशन बना है दिस सॉल्यूशन इज कॉल्ड सैचुरेटेड सॉल्यूशन। और इसी सैचुरेटेड सॉल्यूशन का जो कॉन्सेंट्रेशन होगा, इस सैचुरेटेड सॉल्यूशन का जो बच्चों कॉन्सेंट्रेशन होगा, उसी कॉन्सेंट्रेशन टर्म को हम लोग यहाँ पे बोलेंगे सॉल्युबिलिटी। उसी कॉन्सेंट्रेशन टर्म को हम क्या बोलेंगे? सॉल्युबिलिटी। क्लियर है? ओके, तो इसको हम यहाँ पे डिफाइन कर सकते हैं, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट इन सॉल्यूशन रिमेन्स कांस्टेंट, नो मोर सॉल्यूट कैन बी डिसॉल्व एट सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर। तो इस टाइप का जो सॉल्यूशन होगा उसको बोलेंगे अपन सैचुरेटेड सॉल्यूशन, और उस सॉल्यूशन का जो कॉन्सेंट्रेशन होगा दिस इज कॉल्ड सॉल्युबिलिटी। बच्चों समझ में आया क्या? क्लियर है? ओके, हम लोग चलते हैं अब नेक्स्ट पॉइंट पे। ओके बच्चों, अब नेक्स्ट पॉइंट पे बच्चों हम लोग अब डिस्कस करेंगे कि यहाँ पे जो आपका सैचुरेटेड सॉल्यूशन बना हुआ था, तो उस सैचुरेटेड सॉल्यूशन क्या वो टेम्परेचर डिपेंडेंट होता है? यस, बिल्कुल आपका टेम्परेचर डिपेंडेंट होगा। लेकिन अब मैं बात करूंगा बेटा इसके जो 3 डिफरेंट पार्ट होते हैं ऑन दी बेसिस ऑफ दियर सॉल्युबिलिटी। मैंने आपको केमिकल इक्विलिब्रियम में पढ़ाया हुआ है, सॉल्युबिलिटी टर्म आपका सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट भी पढ़ाया था, तो वहाँ भी डिस्कस किया था, लेकिन यहाँ से मैं आपको फिर बताऊँगा। तो आपको बताया पहले मैंने सैचुरेटेड सॉल्यूशन के बारे में, अब मैं आपको बताऊँगा यहाँ पे कि आपका व्हाट इज़ द अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन एंड सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन। तो देखो अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन आपका क्या होता है, मैं थोड़ा सा आपको हिंट कर देता हूँ, बाकी वहाँ पे मैंने डिस्कस किया था। ओके, थोड़ा आपको रिवाइज हो जाएगा ये। तो देखो इट कंटेन्स लेस अमाउंट ऑफ सॉल्यूट देन रिक्वायर्ड फॉर फॉर्मिंग सैचुरेटेड सॉल्यूशन। बच्चों देखो अभी सैचुरेटेड सॉल्यूशन मैंने बनाया था और मैक्सिमम अमाउंट मैंने डिसॉल्व किया था, लेकिन यहाँ पे बेटा मैक्सिमम से थोड़ा सा कम अमाउंट आपका डिफाइन किया जाएगा सॉल्यूट का। क्लियर है? ओके, सेकेंड पॉइंट, इन दिस केस द इक्विलिब्रियम बिटवीन दिस सॉल्यूशन एंड क्रिस्टलाइजेशन डज नॉट एग्जिस्ट। अब जब बेटा वहाँ पे मैक्सिमम अमाउंट डिफाइन हो रहा था सॉल्यूट का आपके सॉल्वेंट के साथ, तो वहाँ पे आपका इक्विलिब्रियम एग्जिस्ट किया था किसके अंदर बेटा? सैचुरेटेड सॉल्यूशन के अंदर। बट इन केस आपके अनसैचुरेटेड, तो यहाँ पे अमाउंट आपका सॉल्यूट का लेस रहेगा एज कंपेयर टू जहाँ हम बात कर रहे थे बेटा किसकी? सैचुरेटेड सॉल्यूशन वाले केस में। तो यहाँ पे आपका सॉल्यूट का अमाउंट लेस रहेगा। सेकेंड पॉइंट, इक्विलिब्रियम एग्जिस्ट नहीं करेगा, बहुत क्लियर है बेटा अनसैचुरेटेड के अंदर। नेक्स्ट पॉइंट है दिस सोल्यूशन कैन एकोमोडेट एडिशनल अमाउंट ऑफ सॉल्यूट एडेड till it becomes saturated। तो कहीं ना कहीं अमाउंट इसमें लेस है, अगर इसको सैचुरेटेड बनाना है तो कहीं ना कहीं आपको एडिशनल अमाउंट आपको सॉल्यूट का ऐड करना पड़ेगा, डिफाइन करना पड़ेगा सॉल्वेंट के साथ। तो बेटा ये जो आपका अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन है दैट विल कन्वर्ट इनटू दी सैचुरेटेड सॉल्यूशन। क्लियर है बच्चों? ओके, आपको समझ में आ गया होगा? यस। ओके, नेक्स्ट पॉइंट है आपका सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन। तो सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन क्या बोलता है, हम लोग इसको भी यहाँ पे रीड कर लेते हैं। तो सुपर सैचुरेटेड के अंदर बेटा क्या है? इट कंटेन्स एक्सेस अमाउंट ऑफ सॉल्यूट। भाई यहाँ पे देखो मैं थोड़ा सा फिर से रिवाइज कराता हूँ आपको, देखो कोई गलती नहीं होनी चाहिए, कोई आप बिल्कुल भूलोगे नहीं। सैचुरेटेड सॉल्यूशन का मतलब क्या बेटा? एक्सेस अमाउंट ऑफ, है ना, सॉल्यूट आपके सॉल्वेंट में डिसॉल्व होगा जहाँ पे इक्विलिब्रियम एग्जिस्ट करेगा। सेकेंड वन इज अनसैचुरेटेड, मतलब सैचुरेट नहीं है, तो इस केस में आपका अमाउंट ऑफ सॉल्यूट लेस होगा। और जब अमाउंट ऑफ सॉल्यूट लेस होगा, अब किसके कंपेयर बेटा? सैचुरेटेड सॉल्यूशन में अंदर जो हम बात कर रहे थे अमाउंट ऑफ सॉल्यूट की, उससे, तो यहाँ पे अमाउंट ऑफ सॉल्यूट लेस होगा, मैक्सिमम नहीं होगा। अब फिर इस केस में आपको इक्विलिब्रियम भी नहीं मिलेगा। और नेक्स्ट पॉइंट क्या होगा कि अगर आपको अनसैचुरेटेड को सैचुरेटेड बनाना है तो आपको एक्स्ट्रा अमाउंट आपको सॉल्यूट का ऐड करना पड़ेगा, तभी बेटा आपका अनसैचुरेटेड अभी आपके सैचुरेटेड के अंदर चेंज हो जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट है आपका सुपर सैचुरेटेड। तो सुपर सैचुरेटेड के अंदर बेटा एक्सेस अमाउंट ऑफ सॉल्यूट होता है बेटा, मैक्सिमम नहीं, एक्सेस। अगर मैक्सिमम होगा तो बेटा क्या बनेगा? सैचुरेटेड। तो यहाँ पे एक्सेस अमाउंट ऑफ सॉल्यूट आपका डिफाइन किया जाएगा, है ना, किसके बेटा कंपेयर में? सैचुरेटेड कंपेयर में। ओके, हाँ, तो नेक्स्ट में बात करूंगा दिस सॉल्यूशन कैन नॉट एकोमोडेट एडिशनल अमाउंट ऑफ सॉल्यूट एडेड। मतलब यहाँ पे आप एडिशनल अमाउंट ऑफ सॉल्यूट की रिक्वायरमेंट बिल्कुल नहीं पड़ेगी, बिकॉज ऑलरेडी बेटा एक्सेस में डिफाइन हो चुका है। तो इस टाइप के सॉल्यूशन को हम लोग बोलेंगे सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन। तो आपको याद होना चाहिए, थ्योरी वाला पॉइंट है, हालांकि क्वेश्चन इस पे नहीं आते हैं, बट आपके न्यूमेरिकल्स के अंदर कभी ऐसे क्वेश्चंस आपको उसके अंदर आपको सैचुरेटेड अनसैचुरेटेड सुपर, अगर आपको ये सुपर सैचुरेटेड अगर वर्ड यूज कर दिया तो आपको एटलीस्ट ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। ओके बच्चों, ओके बच्चों, नेक्स्ट पॉइंट अब आपका आएगा बेटा फैक्टर्स। क्लियर है? तो फैक्टर्स अफेक्टिंग द सॉल्युबिलिटी ऑफ ए सॉलिड इन लिक्विड। तो सॉलिड को जब लिक्विड में हम लोग मिक्स कर रहे हैं तो वहाँ पे कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो बेटा सॉल्युबिलिटी टर्म को अफेक्ट करने वाले हैं। तो पहला फैक्टर होता है नेचर ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट, सेकेंड वन इज टेम्परेचर एंड थर्ड वन इज प्रेशर। हम स्टेप बाय स्टेप
ये जितने भी आपके फैक्टर्स हैं उसके बारे में हम स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले बेटा हम लोग पढ़ने वाले नेचर ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट, ठीक है, इसको हम लोग करेंगे यहाँ पे डिफाइन। तो नेचर ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट के बारे में अगर मैं बात करूँ तो भाई आपका जो नेचर है सॉल्यूट का और सॉल्वेंट का, ये दो ही कंडीशंस बेटा यहाँ पे हो सकती हैं। या तो आपका जो बेटा सॉल्यूट है या जो आपके सॉल्वेंट्स हैं, मैं इनकी बात करूँ तो यहाँ पे अगर मैं डिफाइन करूँ बेटा सॉल्यूट बेटा या तो आपका आयोनिक हो सकता है बच्चों, ध्यान से देखो, या तो आपको आयोनिक हो सकता है। अगर मैं सेकंड केस की बात करूँ कि भाई एक तो आयोनिक पार्ट हो सकता है जिसको अपन क्या बोल सकते हैं, पोलर वर्ड यूज़ कर सकते हैं, भाई यहाँ पे आपकी पोलरिटी प्रेजेंट है, ठीक है, यहाँ पे आपकी पोलरिटी प्रेजेंट होगी। सेकंड पार्ट में यहाँ पे क्या बोल सकता हूँ, सेकंड पार्ट में ये बोल सकता हूँ कि आपका सॉल्यूट आयोनिक नहीं है, आपका सॉल्यूट कोवैलेंट है। क्लियर है बच्चों, आपका सॉल्यूट कैसा है, कोवैलेंट है। तो भाई अगर आपका कोवैलेंट हुआ, अगर मैं बात करूँ, अगर आपका जो सॉल्यूट है दैट विल बी दी कोवैलेंट, ठीक, ओके। सॉल्यूट अगर आपका कोवैलेंट हो जाएगा, सॉल्यूट अगर आपका कोवैलेंट अगर आपका डिफाइन किया जाएगा तो भाई अब आयोनिक बेटा आपका सॉल्यूट है तो आयोनिक सॉल्वेंट के अंदर ही डिसॉल्व करेगा। क्लियर है। और अगर आपका कोवैलेंट सॉल्यूट हुआ तो आपका कोवैलेंट का मतलब अगर मैं ऐसी वर्ड यहाँ पे यूज़ कर सकता हूँ नॉन पोलर, तो आपको थोड़ा सा ठीक रहेगा सॉल्वेंट टर्म में। तो मैं ऐसा बोलूँगा कि आयोनिक आपके सॉल्यूट हैं, जो बेटा पोलर आपके सॉल्यूट हैं वो पोलर या फिर आयोनिक सॉल्वेंट के अंदर डिसॉल्व होंगे। आपका कोवैलेंट अगर आपका बेटा सॉल्यूट है या फिर आपका नॉन पोलर है, नॉन आयोनिक है, तो वो आपका डिसॉल्व होगा नॉन पोलर आपके सॉल्वेंट के अंदर। क्लियर है। तो हम यहाँ पे बात कर सकते हैं कि लाइक डिसॉल्व लाइक की प्रॉपर्टी। क्लियर है, हम इसको फॉलो कर सकते हैं, ठीक है, लाइक डिसॉल्व लाइक की प्रॉपर्टी को हम यहाँ पे फॉलो कर सकते हैं। मतलब इसका ये होगा कि आपका जो सॉल्यूट पार्टिकल्स है जिस नेचर का है उसी नेचर का सॉल्वेंट पार्टिकल्स होने चाहिए, तो ही आपका सॉल्यूट डिसॉल्व करेगा। और इन केस ऑफ सॉल्वेंट अगर मैं बात करूं, इन केस ऑफ मैं सॉल्वेंट बात करूं, तो आपका जो सॉल्वेंट है बेटा वो भी आपका उसी नेचर का होना चाहिए जिस नेचर का सॉल्यूट है। क्लियर है, ओके। अब यहाँ पे आपका मैं थोड़ा सा थ्योरी वाला पार्ट जरूर पढ़ूंगा, फिर मैं आपको प्रैक्टिकली समझाऊंगा कि यहाँ पे किस तरीके से आपका ये जो प्रोसेस है बेटा बीकर के अंदर स्टार्ट होता है और किस तरीके से फिनिश होता है। तो लिखा है पोलर सॉल्यूट डिसॉल्व इन पोलर सॉल्वेंट, नॉन पोलर सॉल्यूट डिसॉल्व इन नॉन पोलर सॉल्वेंट। हम बात कर रहे हैं नेक्स्ट पॉइंट टेम्परेचर। तो टेम्परेचर की बात हम लोग बाद में करेंगे, पहले हम आपको बता देते हैं यहाँ पे कि किस तरीके से आपका ये जो रिएक्शन है, ये जो आपका प्रोसेस है आपका जो सॉल्बिलिटी का, वो किस तरीके से नेचर ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट के अकॉर्डिंग डिफाइन किया जाएगा। तो ठीक है बच्चों, मैं यहाँ पे कुछ टर्म को मैं बोलूँगा, उसको ज़रा ध्यान से आपको सुनना है। मैं अगर बात करूँ कि हमारे पास एक बीकर है, इस बीकर के अंदर यहाँ बेटा आपका लिक्विड सॉल्वेंट है। क्या बेटा आपका लिक्विड सॉल्वेंट है। बेटा इसमें मैंने क्या डिसॉल्व किया है, इसमें मैंने डिसॉल्व किया है बेटा सॉलिड पार्ट। क्लियर है, मैंने यहाँ पे डिसॉल्व किया है सॉलिड सॉल्यूट। तो जनरली आप देखते हो घर के अंदर कि भाई सॉलिड जो भी पार्ट्स आपके रहते हैं, जो भी आप जनरली आप फॉर्म करते हो लाइक शुगर सॉल्यूशन, सॉल्ट सॉल्यूशन, तो आपका इजीली जो सॉलिड है बेटा लिक्विड में आपके डिसॉल्व हो जाता है। क्लियर है, ओके। बट कंडीशंस वेरी इंपॉर्टेंट कि सॉल्यूट और सॉल्वेंट दोनों का नेचर सेम होना पड़ेगा। अगर सेम नहीं है तो आपका डिसॉल्व नहीं होगा। इसको मैं प्रॉपर वे में अगर मैं समझाऊं तो आप देखो, एक मैं पॉइंट आपको बताने वाला हूं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो बेटा हम लोग स्टार्ट करेंगे वाटर मॉलिक्यूल से, ठीक है। तो वाटर मॉलिक्यूल का अगर मैं स्ट्रक्चर की बात कर लूँ तो आप देख सकते हो बेटा हाइड्रोजन पे बेटा क्या होगा, यहाँ पे डेल्टा प्लस, बिकॉज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, यहाँ पे आपका चार्ज क्रिएट होगा। इसका बेटा आपका जो बॉन्ड एंगल है वाटर मॉलिक्यूल्स का दैट इज़ 104.5 डिग्री, ये आपका बॉन्ड एंगल। अब क्वेश्चन क्या है कि भाई ये वाटर मॉलिक्यूल्स को मैंने पोलरिटी मैंने डिफाइन कर दिया, वाटर मॉलिक्यूल्स तो भाई पोलर हो चुका है। अब वाटर मॉलिक्यूल्स की बेटा हाईएस्ट इलेक्ट्रिक कांस्टेंट वैल्यू होती है, जिसकी वजह से ये जो मॉलिक्यूल्स है बेटा वाटर मॉलिक्यूल्स ये बेटा यूज किया जाता है एज ए यूनिवर्सल सॉल्वेंट। इसके बाद मैं यहाँ पे बात करूँगा कि भाई वाटर मॉलिक्यूल्स है इस बीकर के अंदर और उसके अंदर मैंने ऐड किया है बेटा NaCl। ध्यान से देखना, मैंने NaCl को ऐड किया है। तो NaCl बेटा यहाँ पे आपका सॉल्यूट के तरीके से काम करेगा। तो अब NaCl को जब मैंने यहाँ पे ऐड कर दिया है तो ऐड करने के बाद देखो आपका क्या प्रोसेस होने वाला है। तो यहाँ पे जब मैंने इस वाटर मॉलिक्यूल्स में NaCl को ऐड कर दिया बच्चों, तो ये आपका मैं लिख देता हूँ NaCl और यहाँ पे आपका ये वाटर मॉलिक्यूल्स। तो इस केस में आपका NaCl की देखो, NaCl बेटा क्या है, पोलर इन नेचर है। वाटर मॉलिक्यूल्स भी कैसा है, पोलर इन नेचर है। तो कहीं ना कहीं जो NaCl बेटा है यहाँ पे आपका क्या होगा, बिकॉज सोडियम आपके S ब्लॉक से बिलोंग कर रहा है,
और क्लोरीन आपका बेटा पी ब्लॉक से बिलोंग कर रहा है या हेलोजन फैमिली से बिलोंग कर रहा है, बिकॉज डिफरेंस इलेक्ट्रोनेगेटिविटी मैक्सिमम है ना। केमिकल बॉन्डिंग की अगर आपने थ्योरीज पढ़ी होगी तो यहाँ पे आपका जो डिफरेंस इलेक्ट्रोनेगेटिविटी मैक्सिमम है, तो बेटा कहीं ना कहीं यहाँ पे आपका स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स वो आपका यहाँ पे जनरेट होगा या प्रेजेंट होगा। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन आपका प्रेजेंट होगा बिटवीन दी सोडियम एंड क्लोरीन। क्लियर है। जब बेटा ये वाटर मॉलिक्यूल्स बेटा कांटेक्ट में आएगा तो उसमें बेटा आपका जो सोडियम बेटा वो Na+ में आपका ब्रेक हो जाएगा बेटा, Cl आपका Cl- में, इज क्लोराइड आयन -1 चार्ज है। -1 का मतलब बेटा लास्ट में आपका सफिक्स ID वर्ड यूज़ किया जाएगा। ओके, और यहाँ बेटा आपका क्या बनेगा, सोडियम आयन बनेगा। ये तो बेटा बन चुका है सोडियम कैटायन की फॉर्म में, बेटा ये बन चुका है एनायन की फॉर्म में। तो कहीं ना कहीं जब NaCl बेटा आपका कैटायन से एनायन की फेज में ब्रेक हुआ है, तो ब्रेक होते टाइम यहाँ पे कुछ ना कुछ बेटा आपका जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बेटा कौन सा, इलेक्ट्रोस्टैटिक। तो यहाँ पे स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को आपको ब्रेक करने के लिए आपको ब्रेक करना पड़ेगा, तभी बेटा ये आयंस की फेज में कन्वर्ट होगा। तो जब ये आपको यहाँ पे सप्लाई करना पड़ेगा, आपको यहाँ पे एनर्जी सप्लाई करनी पड़ेगी, और वो जो एनर्जी होगी एक्चुअली बेटा क्रिस्टल्स की फॉर्म में आपको जनरली मिलेगा ये NaCl। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को ब्रेक करने के लिए आपको यहाँ पे जो एनर्जी सप्लाई करनी पड़ेगी इस आयोनिक कंपाउंड को स्प्लिट करने के लिए, उसको बेटा हम लोग क्या बोलेंगे, लैटिस एनर्जी। क्या पार्टी बेटा यूज करेंगे, दैट विल बी कॉल्ड लैटिस एनर्जी। क्लियर है बच्चों, यस, उसको हम लोग बोलेंगे लैटिस एनर्जी। इसके बाद अब मैं यहाँ पे बात करने जा रहा हूँ वाटर मॉलिक्यूल्स को लेके। तो भाई वाटर मॉलिक्यूल्स भी बेटा आपके आयोनिक फेज में कन्वर्ट होगा बेटा H+ एंड OH-। तो कहीं ना कहीं यहाँ बेटा जो एनर्जी आपकी एनर्जी के बारे में बात की जाएगी, दिस इज कॉल्ड हाइड्रेशन एनर्जी। लेकिन क्वेश्चन मैंने आपको ये तो बता दिया है। अब यहाँ पे एक्चुअली आपकी जो सॉल्बिलिटी है वो डिफाइन कैसे की जाएगी, आपके पास एनर्जी टर्म मैंने डिफाइन कर दिया है। तो जब एनर्जी टर्म मैंने डिफाइन कर दिया है तो सॉल्बिलिटी पॉइंट को डिफाइन करने के लिए आपको देखना पड़ेगा, मैं यहाँ पे एक रिजल्ट लिख रहा हूँ, ΔH हाइड्रेशन ग्रेटर देन, मैं लिखूंगा ΔH लैटिस। मतलब आपका जो हाइड्रेशन की जो इंथैल्पी है, जो एनर्जी है बेटा, अगर वो मैक्सिमम होगी एज कंपेयर टू ΔH लैटिस एनर्जी के, तो डेफिनेटली आपका सॉल्बिलिटी डिफाइन किया जाएगा। मतलब आपका जो सॉल्यूट है बेटा वो डिसॉल्व करेगा। तो आपको याद रखना पड़ेगा, इन केस ऑफ जब बेटा आपका सॉल्यूट आपका लिक्विड सॉल्वेंट में डिसॉल्व किया जाएगा, तो उस समय आपको मैथमेटिकली आपको ध्यान देना पड़ेगा कि आपका जो हाइड्रेशन एनर्जी है दैट विल बी मैक्सिमम एज कंपेयर टू, हम बात करेंगे ΔH लैटिस एनर्जी की। तो ΔH लैटिस की कंपेयर में ΔH हाइड्रेशन की वैल्यू अगर आपकी मैक्सिमम होगी तो डेफिनेटली आपका जो सॉल्यूट है बेटा वो डिसॉल्व होगा और सॉल्बिलिटी प्रोसेस को डिफाइन करेगा। क्लियर है बच्चों, ओके। इसके बाद अब मैं बात करने जा रहा हूँ, आपको ये पहला पॉइंट समझ में आया होगा। अब मैं बेटा बात करूँगा टेम्परेचर के बारे में, कि टेम्परेचर के प्रेजेंस में किस तरीके से आपका सॉल्युबिलिटी फैक्टर अफेक्ट होगा। ओके बच्चों, अब मैं स्टार्ट करूँगा टेम्परेचर। तो टेम्परेचर को प्रॉपर समझने के लिए मैं यहाँ पे फिर से एक्सपेरिमेंटल डाटा की बात करूँगा और उससे हम लोग समझेंगे। क्लियर है, ओके। आपको फील होना चाहिए, आपको कनेक्ट होना चाहिए कि टेम्परेचर से किस तरीके से आपका जो सॉल्युबिलिटी आपका टर्म है वो आपका डिफाइन किया जाएगा। तो बच्चों फिर से हम यहाँ पे एक लेने वाले हैं बीकर। इस बीकर के अंदर फिर से बेटा हम लोग यहाँ पे लेंगे लिक्विड, और इसमें बेटा हम लोग ऐड करने वाले हैं सॉल्यूट, या आपका लिक्विड सॉल्वेंट है। यहाँ से बेटा हम ऐड करेंगे इसमें सॉलिड सॉल्यूट हम लोग ऐड करेंगे। तो अब इसके बेस पे किस तरीके से आपका टेम्परेचर जो पार्ट है वो आपका कुछ ना कुछ पार्ट आपका चेंज करेगा सॉल्युबिलिटी का, वो कैसे करेगा वो हम बात करेंगे। तो जनरली आपको पता होगा कि जब सॉल्यूट को बेटा हम सॉल्वेंट में डिसॉल्व करते हैं तो जो टेम्परेचर होता है वो बिल्कुल बेटा डिपेंड करता है सॉल्युबिलिटी को। जब सॉल्यूट आप डिसॉल्व करोगे सॉल्वेंट के अंदर, जैसे अगर मैं बात करूं कि सॉलिड को आपको लिक्विड में डिसॉल्व करना है, तो कहीं ना कहीं आपको जो सॉलिड है, याद रखो जो सॉलिड है बेटा उसकी फिजिकल स्टेट तो चेंज होनी पड़ेगी। तो उसकी फिजिकल स्टेट की अगर मैं बात करूं तो जो सॉलिड है बेटा, फिजिकल स्टेट का मतलब क्या है कि बेटा वो मिल्ट होना स्टार्ट होगा, मतलब वहाँ पे मिल्टिंग आपकी स्टार्ट हो जाएगी। भाई आपका देखो बेटा ये क्या है, ये आपका है लिक्विड फेज। तो कहीं ना कहीं आपका सॉलिड बेटा, सॉलिड डायरेक्ट तो आपका डिसॉल्व हो नहीं जाएगा। तो सबसे पहले क्या होगा बेटा, ये आपकी लिक्विड फेज में कन्वर्ट होना बेटा कन्वर्ट होगा, तो उसको हम लोग बेटा बोल सकते हैं मिल्टिंग फेज। तो कहीं ना कहीं बेटा जो सॉलिड होगा वो मिल्ट करना स्टार्ट करेगा, और मिल्ट जब करेगा तो मिल्ट करते टाइम आपको पता होना चाहिए कि सॉलिड को बेटा आपको एनर्जी सप्लाई करनी पड़ी।
आपने सॉलिड को एनर्जी आपने सप्लाई की। जब सॉलिड को आपने एनर्जी सप्लाई की, सॉलिड को एनर्जी आपने सप्लाई की, तो भाई यहाँ से आपके जो बॉन्ड्स है वो बेटा वो ब्रेक हो चुके हैं। तो ब्रेक होने के बाद बेटा वो लिक्विड फेज में कन्वर्ट हो गया है, दिस इज कॉल्ड मेल्टिंग। और उसी के साथ साथ क्या होगा कि भाई ये जो सॉलिड के बेटा पार्टिकल्स तो आपके लिक्विड फेज में जाएंगे, आयंस फेज आपके डिफाइन हो चुके हैं। उसके बाद क्या होगा, उसके बाद सीन कुछ ऐसा होगा कि बेटा जो लिक्विड है उसके भी बेटा आपके जो आपके बेटा कैटाइंस आपके एनाइंस हैं वो भी आपके ब्रेक हो जाएंगे, मतलब उसके भी आपके जो भी एटम्स है मॉलिक्यूल्स है वो कैटाइंस एनाइंस के फेज में आपके ब्रेक हो जाएंगे। तो उसके बाद ये जो बेटा सॉल्यूट होगा और जो आपका सॉल्वेंट होगा उसमें क्या होगा, आयंस फेज आपका बन चुका है। आयंस फेज बनने के बाद अब हीट बेटा लिबरेट होती है, आपकी हीट रिलीज होनी स्टार्ट होगी। कब? जब आपके न्यू सॉल्यूट और सॉल्वेंट बॉन्ड बनना स्टार्ट होंगे। मतलब सॉल्यूट और सॉल्वेंट के जब न्यू बॉन्ड बनने स्टार्ट होंगे, मतलब फॉर्मेशन ऑफ सॉल्यूशन, तो उस केस में आपकी जो हीट होगी वो आपकी रिलीज होगी, मतलब आपकी हीट लिबरेट होगी। तो दो चीज़ें यहाँ पे देखो ध्यान से कि जब बेटा हमने जब मैंने सॉल्यूट को सॉल्वेंट में डाला, हम बात कर रहे हैं बेटा टेम्परेचर के रिस्पेक्ट में। तो कहीं ना कहीं बेटा आप जो सॉलिड है बेटा वहाँ पे टेम्परेचर सप्लाई करोगे आप, तो उस टेम्परेचर सप्लाई करने पे आपका जो सॉलिड वाला पार्ट है बेटा वो लिक्विड फेज में कन्वर्ट हो, इसको हम लोग मेल्टिंग बोलेंगे। तो इस केस में हीट को एनर्जी को आपको सप्लाई करना पड़ता है। और उसी की जस्ट अगर बात करता हूँ अपोजिट कॉन्ट्रेरी पार्ट अगर मैं बात करूँ, तो हीट आपकी लिबरेट कब होगी, जब बेटा इसके सॉलिड के जो पार्ट थे बेटा सॉल्यूट के जो पार्ट थे अब बेटा लिक्विड के पार्ट से बेटा आपके मिक्स होंगे, मतलब सॉल्यूट और सॉल्वेंट जो न्यू बॉन्ड्स बनेंगे तो उसमें हीट आपकी लिबरेट होगी। तो इसमें दोनों चीज़ें आ रही हैं, मतलब हीट आपकी दी भी जा रही है, हीट लिबरेट भी हो रही है। तो इसको मैं ऐसे बात कर सकते हैं कि यहाँ पे जो डेल्टा एच होगा वो डेल्टा एच बेटा वो पॉजिटिव भी हो सकता है और यहाँ पे डेल्टा एच आपका नेगेटिव भी हो सकता है। तो दोनों ही टर्म डिफाइन किए जाते हैं। बात समझ में आई क्या? मैंने आपको बताया किस तरीके से टेम्परेचर में पॉजिटिव और नेगेटिव इंथैल्पी आपकी एनर्जी डिफाइन की जाती है। इसका मतलब कि जब आपका सॉल्यूट और सॉल्वेंट ऐड होगा, फॉर्मेशन ऑफ सॉल्यूशन होगा, तो वहाँ पे आपका जो डेल्टा एच सॉल्यूशन होगा बच्चों, जो आपका डेल्टा एच सॉल्यूशन होगा उसको अपन लिख सकते हैं प्लस माइनस, हम सपोज एक्स, किसी हम वर्ड को डिफाइन कर लेते हैं सपोज यहाँ पे प्लस माइनस एक्स। इसका मतलब क्या है कि आपका अगर पॉजिटिव एक्स होगा डेल्टा एच तो उसको हम लोग बोलेंगे एंडोथर्मिक, जहाँ पर हीट आपकी सप्लाई की जा रही है रिएक्टेंट की साइड में। और जब बेटा आपका नेगेटिव टर्म का मतलब क्या है, माइनस एक्स का मतलब क्या होगा, आपका हीट आपकी रिलीज हो रही है, मतलब एक्सोथर्मिक। तो इसी चीज़ को समझने के लिए मैं अब बात करूँगा एक्सो और एंडोथर्मिक को। तो पहला केस हम यहाँ पे ले लेते हैं, फर्स्ट केस। तो पहला केस को डेल्टा एच ऑफ सॉल्यूशन इज लेस देन जीरो। डेल्टा एच ऑफ सॉल्यूशन लेस देन जीरो का मतलब क्या बेटा, नेगेटिव। और नेगेटिव का मतलब डिसोल्यूशन बेटा कैसा हो चुका है, एक्सोथर्मिक। डिसोल्यूशन का मतलब क्या है, सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट का मिक्सचर। तो इस केस में आपका जो टेम्परेचर होगा अगर आप उसे इंक्रीज़ करोगे, हम बात करें बेटा नेगेटिव टर्म में, अगर आप टेम्परेचर यहाँ पे इंक्रीज़ करोगे तो टेम्परेचर इंक्रीज़ करने पे सॉल्युबिलिटी आपकी डिक्रीज़ होगी। ये आपका अकॉर्डिंग टू एलसी प्रिंसिपल डिफाइन किया जाता है, मैंने इक्विलिब्रियम के अंदर आपको पढ़ाया था। क्लियर है? तो देखो जब आपका नेगेटिव, अब मैं नेगेटिव टर्म को बिल्कुल डिफाइन करूँगा किस तरीके से हम लिख सकते हैं इसको, ठीक है? तो देखो ध्यान से, जैसे बेटा मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ ए प्लस बी एंड फॉर्मेशन ऑफ सपोज ए बी। क्लियर है? अगर ये एक्सोथर्मिक है तो इसका मतलब बेटा प्लस हमें लिख सकते हैं डेल्टा एच। यस, तो भाई ये आपका हो चुका है एक्सोथर्मिक का रिप्रेजेंटेशन। तो जब अब देखो क्वेश्चन बेटा, यहाँ पे मैं टेम्परेचर को सप्लाई करूँगा, टी की वैल्यू बेटा मैं इंक्रीज़ कर रहा हूँ। जब टी में इंक्रीज़ करूँगा तो इस केस में मैं टेम्परेचर को इंक्रीज़ करूँगा तो हीट किधर बेटा एब्जॉर्ब होगी। आप जो एनर्जी सप्लाई कर रहे हो बेटा वो प्रोडक्ट की साइड में आपकी एनर्जी सप्लाई आपकी ऐड हो जाएगी। तो भाई यहाँ पे इक्विलिब्रियम कंडीशन बेटा पहले आ चुकी है, बिकॉज सैचुरेशन पॉइंट तो आएगा तभी सॉल्युबिलिटी डिफाइन होगी। तो उस केस में आपको जो डेल्टा एच है बेटा वो एनर्जी को जैसे यहाँ से एक्सेप्ट करेगा, एक्सेप्ट करने के बाद यही जो आपकी एनर्जी है बेटा वो आपकी जब यहाँ पे इंक्रीज हो चुकी है तो ये जो इक्विलिब्रियम कंडीशन बेटा होगी इसको नलीफाई करेगी। तो नलीफाई करने का मतलब क्या है बेटा, ये इसको बैकवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट कर देगी। तो जब बैकवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट करेगा तो एक्चुअली मुझे चाहिए क्या था, मुझे बेटा चाहिए था डिसोल्यूशन प्रोसेस, मतलब ए बी का फॉर्मेशन चाहिए था। अब तो भाई ए बी का फॉर्मेशन तो कहीं ना कहीं बेटा आपको फिनिश होता हुआ दिखेगा, फिर से ए बी बेटा बनना स्टार्ट हो जाएगा फर्दर। तो इसका मतलब यहाँ पे आपका जो सॉल्युबिलिटी है बेटा ऑन गिवन टेम्परेचर आपका डिक्रीज करेगा। क्लियर समझ में आया होगा आप लोगों को? ओके, अब सेकेंड पॉइंट की हम बात करेंगे कि भाई एंडोथर्मिक के अंदर किस तरीके से काम किया जाएगा। तो देखेंगे सेकेंड केस, इफ डेल्टा एच सॉल्यूशन दैट इज ग्रेटर देन जीरो। इसका मतलब क्या है, दैट इज डेल्टा एच आपका बेटा हो चुका है पॉजिटिव। तो इसको हम रिप्रेजेंट कैसे करेंगे उसको देख लो बच्चों। यस, इट इज ए प्लस बी देन फॉर्मेशन ऑफ ए बी। क्लियर है बेटा? एंडोथर्मिक है,
एंडोथर्मिक का मतलब बेटा आपके रिएक्टेंट की साइड में ही आपको हीट को सप्लाई करना, आपको हीट को डिफाइन करना पड़ेगा। क्लियर है? तो जब इस केमिकल रिएक्शन के लिए है यहाँ पे AB में से कोई एक सॉल्यूट है और AB आपका सपोज सॉल्यूशन है, आप जब बेटा यहाँ पे टेम्परेचर सप्लाई करोगे तो बेटा वो जो टेम्परेचर एब्जॉर्ब किधर होगा, आपका टेम्परेचर एब्जॉर्ब होगा बेटा रिएक्टेंट की साइड में। जब रिएक्टेंट की साइड में एब्जॉर्ब होगा तो भाई यहाँ पे अब इक्विलिब्रियम तो बेटा ऑलरेडी आ चुका है पहले बिकॉज ऑफ सैचुरेशन पॉइंट, तो उस केस में बेटा जो आपका इक्विलिब्रियम होगा वो उस केमिकल रिएक्शन बेटा फॉरवर्ड डायरेक्शन में ही शिफ्ट करेगा, मतलब AB के डायरेक्शन में ही आपका शिफ्ट करेगा। मतलब आपका यहाँ पे जो सोल्यूशन है बेटा वो कंटिन्यूसली आपका इंक्रीज होता जाएगा उसका अमाउंट, इसका मतलब सॉल्युबिलिटी आपकी इंक्रीज हो रही है। तो इसको हम ऐसे बोल सकते हैं इन केस ऑफ एंडोथर्मिक कि जब आप टेम्परेचर की वैल्यू को इंक्रीज करोगे तो सॉल्युबिलिटी भी बच्चों इंक्रीज होगी, ये बोला जाता है अकॉर्डिंग टू LC प्रिंसिपल। क्लियर है? कि दोनों ही टर्म मैंने आपको बता दिए, याद रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ओके, नेक्स्ट पॉइंट होता है बेटा प्रेशर। तो आप प्रेशर आप उसकी वैल्यू इंक्रीज और डिक्रीज करते हो तो बेटा सॉलिड में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस होने की स्ट्रांग होने की वजह से वहाँ पे आपका जो प्रेशर है कोई भी अफेक्ट नहीं कर सकता है, उसकी शेप और साइज को चेंज नहीं करता है सॉलिड की, तो दैट्स व्हाई बेटा यहाँ पे प्रेशर काम नहीं करेगा, प्रेशर अफेक्ट नहीं करेगा सॉल्युबिलिटी बेटा किसकी, सॉलिड की लिक्विड के अंदर। क्लियर है बच्चों? अब हम बात करेंगे यहाँ पे कुछ और पॉइंट्स के बारे में, उसको भी हम देख लेते हैं जरा क्या है। पहला पॉइंट है जनरली सॉल्युबिलिटी इंक्रीज विद इंक्रीज इन टेम्परेचर, ऑलरेडी मैंने बता दिया आपको। दिस इज ड्यू टू एक्सपांशन ऑफ एम्प्टी स्पेस, वेरी इंपॉर्टेंट, एक्सपांशन ऑफ एम्प्टी स्पेस इन द लिक्विड सॉल्वेंट। नेक्स्ट पॉइंट देख सकते हो आप, इसको मैंने केमिकल काइनेटिक्स में डिस्कस किया था कि जनरली 10 डिग्री सेल्सियस राइज इन टेम्परेचर इंक्रीज सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड बाई 2 फोल्ड्स, ये आप देख लेना प्रीवियस लेक्चर्स को। नेक्स्ट आपका है कि द प्रोसेस ऑफ सॉल्युबिलिटी में भी एक्सो एंड एंडोथर्मिक, मैंने आपको दोनों ही बता दिया है तो इसमें भी आपको दिक्कत नहीं होगी। हम बात कर रहे हैं बेटा किसकी, फिर से मैं आपको बात तो याद दिलाता हूँ, हम बात कर रहे हैं सॉलिड के साथ लिक्विड के मिक्सचर की। क्लियर है? सॉलिड आपका सॉल्यूट है, लिक्विड आपका सॉल्वेंट है। स्टार्ट करने जा रहे हैं सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड, सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड। क्लियर है? तो सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड से पहले हम लोगों ने क्या पढ़ा है, सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड। बच्चों क्लियर है? वहाँ पे आपको मैंने बिल्कुल बता दिया है, जे मेंस एंड नीट और एडवांस उसकी जितने भी पार्ट आएंगे उसको मैंने बताया है, लेकिन जी एडवांस का पार्ट मैं आपको तब बताऊँगा एवरी ईयर जितने बच्चे जेई मेंस में क्वालिफाई हो जाते हैं, जिनके परसेंटाइल मोर देन 90 to 95 परसेंटाइल आ जाते हैं, उन बच्चों को हम जेई एडवांस के लिए ये वापस से कुछ नई चीज़ें मैं आपको इंट्रोड्यूस करके पढ़ाता हूँ। पहले जेई मेंस आपको क्लियर करनी है। ओके, चलो बच्चों देखते हैं। तो सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड की बात करेंगे यहाँ पे हम लोग, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा हमारे लिए। तो चलो हम चलते हैं अब नेक्स्ट पॉइंट पे। तो सॉल्युबिलिटी टर्म डिफाइन करना है यहाँ पे बेटा, लेकिन याद रखना सॉल्युबिलिटी टर्म का मतलब बेटा सिंपल सा होगा यहाँ पे, आपका जो होगा दैट इज़ दी सैचुरेटेड सॉल्यूशन, मतलब सैचुरेशन पॉइंट आपका आना चाहिए, उसको आपको दिमाग में रखना पड़ेगा। जब तक सैचुरेशन पॉइंट नहीं आएगा आपका सॉल्युबिलिटी डिफाइन नहीं किया जा सकता, इसको याद रखना है। तो अब हम बात करेंगे गैस इन लिक्विड। तो गैस इन लिक्विड को डिफाइन करेंगे तो इसमें एक में स्टेटमेंट अगर मैं बोलूँ तो ज़रा ध्यान से फिर से आप देख सकते हो कि जब गैस को हम लिक्विड में मिक्स करेंगे किसी भी पर्टिकुलर टेम्परेचर पे, जब गैस को बेटा हम लोग मिक्स करेंगे लिक्विड के अंदर, ये बेटा गैस यहाँ पे आपकी गैस है बेटा सॉल्यूट, उसको बेटा मैं डिजॉल्व कर रहा हूँ लिक्विड के अंदर, तो किसी भी फिक्स्ड गिवन टेम्परेचर पे, तो जब बेटा गैस आपकी यहाँ पे, अब गैस जो आपको दे रखी है वो गैस बेटा आपके उसके मोल्स में डिफाइंड होगी, ये बिल्कुल क्लियर है। तो जब वो मोल्स बेटा मैं ऐसे बोल सकता हूँ गैस के मोल्स डिजॉल्व हो रहे हैं, लिक्विड बेटा है आपके, इसके अंदर हम वॉल्यूम इन लीटर डिफाइन कर सकते हैं, इसको हम BL बोल सकते हैं। तो मतलब आपके नंबर ऑफ मोल्स डिजॉल्व इन लीटर ऑफ सॉल्यूशन, क्या बेटा ये मोलरिटी टर्म डिफाइन हो रहा है? यस, बिल्कुल सही। तो इसका मतलब क्या है कि जब गैस आपकी लिक्विड में डिजॉल्व की जाएगी पर्टिकुलर टेम्परेचर पे, तो उसको हम एक्सप्रेस कर सकते हैं इन टर्म्स ऑफ मोलरिटी, इन टर्म्स ऑफ हम मोलरिटी इसको डिफाइन कर सकते हैं। मोलरिटी तो हम लोगों ने पहले पढ़ी है। मोलरिटी को अगर मैं बोलूँ तो मोल ऑफ गैस डिजॉल्व पर लीटर ऑफ सॉल्वेंट टू फॉर्म ए सैचुरेट सॉल्यूशन। भाई सैचुरेट सॉल्यूशन तो बनना ही चाहिए, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। और इसको मैं किस टर्म में डिफाइन कर सकता हूँ बच्चों, और मैं गैस इन लिक्विड को मैं, और सेकंड आपका एक तो मोलरिटी हो गया, सेकंड बच्चों हम लोग इसको डिफाइन कर सकते हैं इन टर्म्स ऑफ मोल फ्रैक्शन। लेकिन जो मोल फ्रैक्शन होगा बेटा, वो मोल फ्रैक्शन किसका होगा, सॉल्यूट का या सॉल्वेंट का, वो मोल फ्रैक्शन मीटर रहेगा आप पे गैस का। तो इन टर्म्स ऑफ मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस, उसमें भी हम इसको डिफाइन कर सकते हैं। तो ये मैंने दो आपको टर्म बता दिए। जब गैस लिक्विड में डिजॉल्व होगी
तो आपका जब गैस लिक्विड में डिजोल्व हो रही है तो गैस बेटा हम याद बिल्कुल देखो क्लियर तरीके से, बिल्कुल ऐसा कोई भी कॉम्प्लेक्स नहीं है, ईजी है। गैस को बेटा हम लोग मोल्स में डिफाइन कर सकते हैं कि बेटा मोल्स डिजोल्व बोले हैं आपके वॉल्यूम में लीटर, वॉल्यूम में आपका जो डिफाइन है पूरा लीटर के अंदर हम बात कर सकते हैं, तो दिस इज कॉल्ड मोलरिटी। और इसको हम डिफाइन कर सकते हैं कि भाई इन टर्म्स ऑफ मोल फ्रैक्शन। अब मोल फ्रैक्शन बेटा किसका, आपके सॉल्यूट का या सॉल्वेंट का, हम डिफाइन करेंगे बेटा सॉल्यूट को, तो सॉल्यूट बेटा के यहाँ पे गैस है, तो इन टर्म्स ऑफ मोल फ्रैक्शन भी हम लोग डिफाइन करते हैं। अब हम बात करेंगे यहाँ पे, ये तो मैंने आपको बेसिक पॉइंट बताया, तो अब फिर से बेटा फैक्टर्स वही आने वाले हैं। तो पहला फैक्टर यहाँ पे होगा नेचर ऑफ गैस एंड सॉल्वेंट, क्लियर है। तो पहली हेडिंग होगी आपकी नेचर ऑफ गैस एंड सॉल्वेंट। तो फर्स्ट हम बात करेंगे नेचर ऑफ गैस एंड सॉल्वेंट, क्लियर है। तो नेचर ऑफ गैस एंड सॉल्वेंट के बारे में बात करेंगे तो ये भी बहुत ही सिंपल सा है, जैसे पहले मैंने बताया था लाइक डिजॉल्व लाइक की प्रॉपर्टी फॉलो करेंगे नेचर में। तो मतलब गैस अगर आपकी पोलर होगी तो भाई आपके पोलर सॉल्वेंट में इजीली आपकी बेटा डिजॉल्व हो जाएगी, सॉल्युबिलिटी डिफाइन की जाएगी। अगर गैस आपकी नॉन पोलर हुई तो भाई आपको जो सॉल्वेंट है बेटा वो भी आपका नॉन पोलर ही होना चाहिए, तो इजीली आपकी डिजॉल्व कर जाएगी। और उसके बेसिक एग्जांपल की अगर मैं बात करूं तो आप समझ सकते हो, जैसे मैं एग्जांपल लिखूंगा बेटा मैं एनसीईआरटी के H2, O2, N2, क्लियर है। ये देखो बेटा यहाँ पे आपका H2 बेटा नॉन पोलर है, भाई आपका जो बेटा हाइड्रोजन है वो लिखा जाएगा H सिंगल बॉन्डेड, बेटा ऑक्सीजन बेटा डबल बॉन्ड हो, बिकॉज आपको ऑक्टेट रूल को फॉलो कराना है। नाइट्रोजन बेटा देखो N ट्रिपल बॉन्ड N। तो देखो भाई यहाँ पे दोनों आपके जो डायटोमिक मॉलिक्यूल्स हैं उसके बीच में आपका कोई भी इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस नहीं है। जब इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस नहीं है तो कोई भी पोलरिटी आपकी जनरेट नहीं होगी। इसका मतलब ये आपकी नॉन पोलर कैटेगरी में जा सकते हैं। तो क्या वाटर मॉलिक्यूल्स में डिजॉल्व होंगे बच्चों? नहीं होंगे। तो वाटर मॉलिक्यूल्स में लेस एक्सटेंट में आपके डिजॉल्व हो सकते हैं, लेकिन मैक्सिमम केस में आपकी डिजॉल्व नहीं होंगे। लेस एक्सटेंट लेस अमाउंट में आपके डिजॉल्व होंगे। बट अगर मैं यहीं पे इसके रिस्पेक्ट में अगर मैं बात करूँ, पैरेलल में बात करूँ कुछ और गैसेस के बारे में जो भी एनसीईआरटी एग्जाम्पल है आपके, जैसे बेटा CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, और नेक्स्ट आपका HCl, इसकी फ्यूम्स की बात करी जा सकती है, NH3 के बारे में बात की जा सकती है। तो ये बेटा सब के सब क्या है? पोलर। आपको ऑलरेडी पता है कि इन सब के पास बेटा क्या है? पोलरिटी है। तो पोलरिटी होने की वजह से, इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस होने की वजह से यहाँ पे पोलरिटी जनरेट होगी, जिसकी वजह से बेटा आपके वाटर मॉलिक्यूल जो ऑलरेडी पोलर है इजीली आपकी गैसेस बेटा सोलेबल हो जाएंगी। बच्चों समझ में आया है क्या? क्लियर है। तो इसको हम लोग ऐसे डिफाइन कर सकते हैं कि लाइट जो लाइक की प्रॉपर्टी के अंदर हम पढ़ेंगे यहाँ पे स्टेटमेंट, गैसेस आर सोलेबल इन वाटर एंड अदर लिक्विड्स, बट कीप इन माइंड कि गैस आपकी अगर नॉन पोलर होगी तो नॉन पोलर सॉल्वेंट में डिजॉल्व होगी बच्चों, और अगर आपकी गैस पोलर हुई तो पोलर के अंदर ही डिजॉल्व होगी। सेकेंड पॉइंट है, ये तो आपको बिल्कुल क्लियर समझ में आ चुका होगा। अब सेकेंड फैक्टर की बात करेंगे, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। नेक्स्ट हम बात करेंगे इफेक्ट ऑफ प्रेशर। तो इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर पे आते हैं तो पहले इसका मैं स्टेटमेंट जरा पढ़ना चाहूँगा। इसका स्टेटमेंट है सॉल्युबिलिटी डिपेंड्स अपॉन नेचर ऑफ गैस, टेम्परेचर एंड प्रेशर। ओके बच्चों, क्लियर है? आपको यहाँ पे चीज़ समझ में आई होगी। ओके बच्चों, अब मैं यहाँ पे बात करूँगा इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ टेम्परेचर ऑन सॉल्युबिलिटी। तो भाई टेम्परेचर की वजह से यहाँ पे आपका सॉल्युबिलिटी किस तरीके से अफेक्ट होगी, किस तरीके से अल्टर होगी, है ना, किस तरीके से चेंज होगी, वो हम बात करेंगे। तो यहाँ पे मैं कुछ बेसिक चीज़ों के बारे में पहले बात करूँगा, फिर आपको मैं यहाँ पे अभी मैं आपको कुछ केमिकल रिएक्शन लेके भी मैं एग्जांपल में आपको समझाऊंगा, LC प्रिंसिपल की हेल्प लेके, तो समझ में आपको आ जाएगा। जरा ध्यान से देखना। पहला स्टेटमेंट है सॉल्युबिलिटी ऑफ गैसेस इन लिक्विड डिक्रीजेस विद टेम्परेचर। पहला स्टेटमेंट है कि सॉल्युबिलिटी ऑफ गैसेस इन लिक्विड डिक्रीज विद टेम्परेचर। इसका एग्जैक्टली मीन आपका क्या होगा उसको मैं आपको बताऊँगा, जरा ध्यान से सुनना। कि जब हम बात करते हैं गैस को लिक्विड में डिजॉल्व करने की, ये आपका लिक्विड है बेटा, ऊपर से गैस को हम डिजॉल्व कर रहे हैं, ये आपका लिक्विड है। तो उस केस में जब बेटा गैस लिक्विड में डिजॉल्व होती है तो ये जो बेटा प्रोसेस होता है इसको हम बोल सकते हैं कि डिसोल्यूशन प्रोसेस होगा। तो डिसोल्यूशन जो प्रोसेस होगा बेटा वो होगा आपका एक्सोथर्मिक। इसका मतलब डेल्टा H की वैल्यू बेटा यहाँ पे नेगेटिव होगी। बच्चों क्लियर है? तो डिसोल्यूशन प्रोसेस किसके लिए बेटा कि गैस को हम लिक्विड में डिजॉल्व करेंगे तो वो होता है एक्सोथर्मिक। जब वो एक्सोथर्मिक होगा तो अब मैं इसके रिएक्शन कैसे लिख सकता हूँ उसको मैं आपको जरा देखो लिख के दिखाता हूँ। अब एक्सोथर्मिक का मतलब बेटा क्या होगा, यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि सपोज गैस प्लस सॉल्वेंट, यहाँ से बेटा क्या है, यहाँ से बेटा फॉर्मेशन ऑफ सॉल्यूशन हुआ है, प्लस एक्सोथर्मिक का मतलब बेटा आपकी हीट इधर डिफाइन की जाएगी। क्लियर है बच्चों? अब इस केस में देखो हम बात कर रहे हैं टेम्परेचर की, तो जब बेटा यहाँ पे हम टेम्परेचर को इंक्रीज करेंगे तो भाई टी जो बेटा हीट आपकी सप्लाई की जा रही, बेटा हीट एब्जॉर्ब किधर होगी, भाई सैचुरेशन पॉइंट तो आएगा, ये बिल्कुल फिक्स है। तो हीट बेटा एब्जॉर्ब होगी बेटा आपकी प्रोडक्ट की साइड में।
अब बेटा हीट आपकी इधर एब्जॉर्ब हो चुकी है, तो जब हीट आपकी इधर एब्जॉर्ब हो चुकी है तो भाई इक्विलिब्रियम आपका बेटा डिस्टर्ब हो चुका है। अब जब इक्विलिब्रियम आपका डिस्टर्ब हो चुका है तो उस केस में अब आपका जो रिएक्शन है बेटा वो बैकवर्ड डायरेक्शन के अंदर आपका शिफ्ट हो जाएगा। जब वो बैकवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट होगा तो क्या सोल्यूशन, क्या बेटा सॉल्युबिलिटी टर्म डिफाइन होगा, क्या सोल्यूशन बेटा फर्दर बनेगा, नहीं बनेगा। इसका मतलब यहाँ पे आप टेम्परेचर को इंक्रीज करोगे तो इंक्रीज करने पे इक्विलिब्रियम बेटा शिफ्ट करेगा बैकवर्ड डायरेक्शन में, तो जो सॉल्युबिलिटी वुड डिक्रीज या सॉल्युबिलिटी होगी वो डेफिनेटली आपकी डिक्रीज करेगी। तो इसका मतलब है सॉल्युबिलिटी बढ़ानी है तो गैस की सॉल्युबिलिटी बेटा सॉल्वेंट में बढ़ानी है, लिक्विड सॉल्वेंट में बढ़ानी है तो आपको टेम्परेचर कम से कम करना पड़ेगा। तो जहाँ पे टेम्परेचर कम होगा वहाँ पे गैसेस इजीली सॉल्युबल होती हैं बेटा आपके सॉल्वेंट के अंदर, लिक्विड सॉल्वेंट के अंदर। तो कीप इन माइंड आपको टेम्परेचर कम रखना है तभी बेटा सॉल्युबिलिटी डिफाइन होगी आपकी जब गैस और आपको लिक्विड सॉल्वेंट लिया जाएगा। क्लियर है बच्चों? ओके, तो पहला टर्म आपको समझ में आया होगा। अब हम बात करेंगे सेकेंड, तो सेकेंड पे हम लोग फोकस करेंगे। तो सेकेंड मैंने यहाँ पे बात करता हूँ चार्ल्स लॉ। तो आपका ये जो गैसेस स्टेट है बेटा वहाँ पे चार्ल्स लॉ ऑलरेडी मैंने आपको डिस्कस नहीं किया है, लेकिन आपका जब आएगा गैसेस स्टेट के बाद आने वाला है अभी जो चैप्टर हम लोग पढ़ रहे हैं तो वहाँ पे मैं डिस्कस करूँगा। अभी सिर्फ यहाँ पे इसका स्टेटमेंट देख लो, वहाँ पे मैं ज़्यादा आपको क्लियर करूँगा, पहले देख लो यहाँ पे चार्ल्स लॉ। बेटा चार्ल्स लॉ के अकॉर्डिंग क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ गिवन मास ऑफ गैस, ठीक है, कोई भी आपकी बेटा गैस है, उस गैस से कोई पर्टिकुलर मास है और बेटा उस गैस के अकॉर्डिंग हम बात कर रहे हैं उसकी वॉल्यूम की, तो यह वॉल्यूम ऑफ गिवन मास ऑफ गैस इंक्रीज विथ इंक्रीज इन टेम्परेचर। मतलब आप टेम्परेचर इंक्रीज करोगे तो आपका जो वॉल्यूम है उस बेटा गैस के रिस्पेक्ट में हम बात कर रहे हैं तो वॉल्यूम भी क्या होगा बेटा इंक्रीज करेगा। लेकिन कीप इन माइंड कि बेटा प्रेशर कैसा होना चाहिए, कांस्टेंट। तो जैसे आप यहाँ पे लिख सकते हो PB इक्वल टू NRT, देखो ध्यान से PB इक्वल टू NRT। यहाँ पे आप बेटा किसको इंक्रीज कर रहे हो, अब बेटा यहाँ पे आप इंक्रीज कर रहे हो टेम्परेचर को। आप जब टेम्परेचर को यहाँ पे इंक्रीज कर रहे हो तो इंक्रीज, आप देखो ये बेटा कहाँ होगा बेटा, एक आपके क्लोज बीकर के अंदर होगा तो नंबर ऑफ मोल्स वैसे बेटा कांस्टेंट रहेंगे, आर आपका वैसे ही कांस्टेंट है। अब यहाँ से P और B के बारे में बात की जा रही है तो बेटा T आपका कांस्टेंट रहेगा। जब T कांस्टेंट है तो उसके रिस्पेक्ट में, सॉरी यहाँ पे मैं आपको एक्चुअली जो बताने वाला था प्रेशर के रिस्पेक्ट में, तो आपका यहाँ पे प्रेशर बेटा आपका क्या है, प्रेशर तो आपका कांस्टेंट है। जब प्रेशर कांस्टेंट है आप टेम्परेचर को इंक्रीज़ करोगे तो इंक्रीज़ करने पे आपका एक रिलेशन यहाँ पे बनेगा। वो रिलेशन के बारे में आपको पहले बताता हूँ, वो देख लो ज़रा। तो मैं फिर से यहाँ पर लिख देता हूँ एक बार क्लियर समझाने के लिए, कन्फ्यूजन ऊपर नहीं होना चाहिए। वहाँ पे PB इक्वल टू NRT, जहाँ पे बेटा हम टेम्परेचर को तो इंक्रीज़ कर रहे हैं बट बेटा कांस्टेंट किसको रख रहे हैं बेटा, प्रेशर को। तो प्रेशर तो वैसे ही कांस्टेंट है, N भी कांस्टेंट, R भी कांस्टेंट। तो बेटा जो वॉल्यूम है वो आपका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T होगा कि नहीं होगा बच्चों, यस। T आप बढ़ाओगे तो बेटा वॉल्यूम भी क्या होगा, इंक्रीज़ करेगा। इसका मतलब क्या है आपको दिख रहा होगा सेकेंड स्टेटमेंट के अंदर, अकॉर्डिंग टू चार्ल्स लॉ हम बात करेंगे तो आपका वॉल्यूम ऑफ गिवन मास ऑफ गैस इंक्रीज करेगा इंक्रीज इन टेम्परेचर एट कांस्टेंट प्रेशर। याद रहेगा आपको। एक्चुअली ये जो स्टेटमेंट बेटा किसका है, चार्ल्स लॉ का है। तो भाई टेम्परेचर बढ़ाने पे वॉल्यूम आपका इंक्रीज करेगा क्योंकि बेटा हम लोग यहाँ पे टेम्परेचर के बारे में बात कर रहे हैं, गैस की, लिक्विड की, सॉल्युबिलिटी की। तो नेक्स्ट पॉइंट आपका है देयरफॉर वॉल्यूम ऑफ गिवन मास ऑफ डिसॉल्व गैस इंक्रीजेज विद इंक्रीज इन टेम्परेचर। ये बिल्कुल सही है। नेक्स्ट, so it is impossible for the solvent in the solution to accommodate gaseous solute in it and thus the solute gas bubbles out। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है समझने के लिए। तो इस पॉइंट को समझने के लिए मैं आपको बताता हूँ। ओके बच्चों, तो यहाँ पे अब मैं बात करने जा रहा हूँ, जरा ध्यान से सुनना। अब यहाँ पे जब बेटा आपका वॉल्यूम देखो टेम्परेचर बढ़ाने पे, जब ध्यान से सुनना बेटा, यहाँ पे आपका कांस्टेंट क्या है, कांस्टेंट मैंने किसके बारे में बेटा, कांस्टेंट आपका प्रेशर है। तो जो वॉल्यूम बेटा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर हो गया। हम गैस के बारे में बात कर रहे हैं, T बढ़ाएंगे वॉल्यूम इंक्रीज होगा। तो भाई वॉल्यूम जब इंक्रीज कर चुका है तो इस पर्टिकुलर बीकर के अंदर जो बेटा लिक्विड है उस लिक्विड के अंदर मैक्सिमम अमाउंट ऑफ, हम बात करते हैं ना सॉल्यूट की, तो मैक्सिमम अमाउंट अगर आपका डिजोल्व आप कर रहे हो तो एक्चुअली बेटा ये एक इम्पॉसिबल जैसा हो जाएगा। कैसे कि भाई आपका जो गैस का वॉल्यूम बेटा वो तो बहुत ज़्यादा हो चुका है। अब सॉल्वेंट के अंदर अगर आप इसे डिजोल्व करोगे तो गैसेस बेटा इसकी अपर लेयर बेटा एकोमोडेट हो जाएंगी। तो इस लिक्विड के अपर लेयर, सॉल्वेंट के अपर लेयर पे जो गैसेस है बेटा वो आपकी एकोमोडेट हो जाएंगी। इसका मतलब क्या है कि जब आप यहाँ पे जब एकोमोडेट होनी स्टार्ट होगी तो भाई गैस की सॉल्युबिलिटी भी हो रही है, तो जो एक्स्ट्रा पार्ट है बेटा वो फिर से बाहर चला जाएगा, तो गैस कहीं ना कहीं बेटा आपकी बबल्स आउट हो जाएंगी। क्लियर है? ओके। तो इस केस को हम ऐसे बोल सकते हैं कि आप जब टेम्परेचर को इंक्रीज करोगे तो जो सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस होगी लिक्विड के अंदर वो आपकी डिक्रीज करेगी। तो जरा ध्यान से सुनना, मैंने आपको दो कॉन्सेप्ट बताए हैं बच्चों। पहला कॉन्सेप्ट मैंने बताया कि आपका जो इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, मैंने पहला केस बताया कि जब गैस को आप सॉल्वेंट में डालोगे
तो बेटा जो सॉल्यूशन का फॉर्मेशन होगा, मैंने बोला कि एक्टोथर्मिक, बिल्कुल सही है। वहाँ पे मैंने आपको बताया विद रिस्पेक्ट टू एलसी प्रिंसिपल आपको डिस्कस मैंने किया कि भाई टेम्परेचर आप इंक्रीज करोगे तो आपका इक्विलिब्रियम शिफ्ट करेगा बैकवर्ड डायरेक्शन के अंदर, तो सॉल्युबिलिटी आपकी डिक्रीज कर जाएगी। और यहाँ मैंने आपको बताया चार्ल्स लॉ के अकॉर्डिंग कि वॉल्यूम के रिस्पेक्ट में किस तरीके से आपका जो एक्स्ट्रा पार्ट है आपका गैस का वो डिसॉल्व नहीं होगा, तो जहाँ पे आपकी सॉल्युबिलिटी क्या होगी, डिक्रीज करेगी। अब इसी चीज़ को मैं और आपको बताऊंगा बेटा इसका एक एक्सेप्शन केस कौन सा है, तो एक्सेप्शन केस भी आपको जानना बहुत ज़रूरी है। क्लियर है? एक्चुअली क्वेश्चन आपका और डिस्कस किया है प्रीवियस ईयर के अंदर। क्वेश्चन कुछ इस तरीके से बेटा आपके पास सपोज आपको क्वेश्चन के अंदर दिया बेटा हाइड्रोजन गैस H2 गैस, और दिया है उसने बेटा इनर्ट गैस। ठीक है, आपको हाइड्रोजन गैस दे रखी है उसने, और उसने क्वेश्चन में दे रखा है इनर्ट गैस। तो भाई हाइड्रोजन और इनर्ट गैस उसने दे रखा है, और इसके बारे में पूछा कि भाई टेम्परेचर को मैं इंक्रीज़ करूँगा, तो टेम्परेचर को जब इंक्रीज़ करूँगा तो याद है क्वेश्चन में इसमें अच्छी लाइन क्या ऐड करी गई है कि टेम्परेचर को इंक्रीज़ करने पे नॉन एक्वस सॉल्वेंट के अंदर क्या इन गैसेस की सॉल्युबिलिटी इंक्रीज होती है। व्हाट इज मीन ऑफ नॉन एक्वस सॉल्वेंट? नॉन एक्वस सॉल्वेंट का मतलब बेटा हाइड्रोकार्बन्स, हाइड्रोकार्बन्स का मतलब बेटा एल्केन, एल्कीन, एल्काइन। क्लियर है? लोअर मॉलिक्यूलर वेट के जो भी कंपाउंड्स होंगे बेटा वो लिक्विड फेज में आपके डिफाइन किए जाएंगे। अब यहाँ पे जो आपका हाइड्रोकार्बन्स हो सकता है, एल्कोहल हो सकता है बेटा, और आपका एसीटोन, ये तीन पार्ट हैं। या तो आपका एल्कोहल हो सकता है या फिर आपका एसीटोन। तो देखो मैं फिर से रिपीट करता हूँ क्वेश्चन को, आपका हाइड्रोजन गैस और इनर्ट गैस, ठीक है, इन दोनों केस में अगर मैं टेम्परेचर को इंक्रीज करूँगा तो क्या आपका नॉन एक्वस जो सॉल्वेंट हैं लाइक हाइड्रोकार्बन्स हो सकते हैं, एल्कोहल हो सकता है या फिर आपका एसीटोन हो सकता है, उसके अंदर क्या आपकी सॉल्युबिलिटी इंक्रीज होगी, जो आपकी गैसेस बेटा आपकी मतलब लेस अमाउंट में आपकी सॉल्युबल होती हैं, जैसे इनर्ट गैस और हाइड्रोजन गैस। तो बिल्कुल इसको आप ध्यान से रखना है कि इस केस में अगर आप टेम्परेचर बढ़ाओगे तो इनकी जो सॉल्युबिलिटी होगी वो भी आपकी इंक्रीज करेगी। आप टेम्परेचर बढ़ाओगे तो सॉल्युबिलिटी भी क्या होगी, इनक्रीज होगी। अब यहाँ पे जो याद रखना पड़ेगा बेटा, नॉन एक्वस आपको जो है वो आपका दैट इज हाइड्रोकार्बन्स, एल्कोहल या एसीटोन। इस केस के अंदर जो गैस आपकी बिल्कुल भी डिजॉल्व नहीं होंगी उनकी भी सॉल्युबिलिटी इंक्रीज करेगी, आपको सॉल्वेंट को चेंज करना पड़ेगा। क्लियर है? ओके, तो इस पॉइंट को आपको याद रखना है। अब इसके बाद मैं नेक्स्ट पॉइंट पे आता हूँ। लिखा यहाँ पे है, सो मैराइन लाइफ प्रिफर टू स्टेट लोअर लेवल देन अपर लेवल ऑफ वाटर। ऐसा क्यों? तो उसके बारे में मैं यहाँ पे आपको एक्सप्लेनेशन देने वाला हूँ जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ओके बच्चों, इस टर्म को समझने के लिए मैं ज़रा थोड़ा सा आपको फील कराता हूँ कि मान कर चलो बेटा यहाँ पे आपका आर्कटिक और अंटार्कटिक रीजन है, जहाँ पे आपका विंटर सीजन जो आपका आता है आपका रहता है, तो उस केस में आपका जो सी है उसकी अपर लेयर बेटा आपकी फ्रीज हो जाती है ना, और नीचे जो लेयर है बेटा वो आपकी लिक्विड फेज में ही आपकी रहेगी। तो अपर लेयर आपकी फ्रीज हो गई है, जो नीचे की लेयर है बेटा वो आपकी लिक्विड फेज में इस तरीके से दिखाई देगी। तो अपर लेयर जो फ्रीज है उसको मैं क्रिस्टल्स की फॉर्म में बना देता हूँ आपको समझने के लिए। तो अपर लेयर तो आपकी फ्रीज हो चुकी है बेटा इस विंटर सीजन के अंदर। वैसे आपको पता है कि वहाँ पे टेम्परेचर बेटा 0 से भी नीचे जाएगा। अब सीन क्या है कि ये जो आपका सी है इसके अंदर कहीं ना कहीं बेटा फिश एंड डिफरेंट आपके पोलर फिश लाइक आपके और भी आपके जो एनिमल्स हैं वो यहाँ पे प्रेजेंट रहेंगे। बिल्कुल आपके मैराइन लाइफ आपकी रहेगी। तो अब क्वेश्चन क्या है कि क्या विंटर सीजन के अंदर ये जो आपके एनिमल्स हैं वो अलाइव रहते हैं, क्या वो वहाँ पे प्रॉपर अपना काम करते हैं, क्या वो जो भी उनके जो लाइफ साइकिल है वो कंटिन्यू रहती है क्या, ये क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट है। तो इस क्वेश्चन को मैं रिलेट करूँगा आपका ये जो गैस के साथ, जब मैं लिक्विड की सॉल्युबिलिटी की बात कर रहा हूँ टेम्परेचर के साथ। तो सुनना ज़रा ध्यान से, बहुत ही मज़ेदार यहाँ पे आपका कॉन्सेप्ट आएगा। जैसे आप देखो यहाँ पे मैं मान लेता हूँ कि बेटा आपका ये सी है, ठीक है, बाहर का जो टेम्परेचर है बेटा वो धीरे धीरे बेटा आपका जो एटमॉस्फेयर टेम्परेचर है बेटा वो धीरे धीरे क्या डिक्रीज़ हो रहा है। और जैसे बेटा टेम्परेचर पहुँचा बेटा किस पे 4 डिग्री सेल्सियस पे, तो 4 डिग्री सेल्सियस पे वाटर मॉलिक्यूल्स की बेटा डेंसिटी क्या होती है, मैक्सिमम डेंसिटी बेटा क्या होती है, मैक्सिमम। अब डेंसिटी बेटा मैक्सिमम हो गई तो भाई वॉल्यूम क्या होगा बेटा, मिनिमम। क्लियर है बच्चों? तो 4 डिग्री सेल्सियस बेटा डेंसिटी क्या होगी, मैक्सिमम, और वॉल्यूम बेटा क्या हो जाता है, मिनिमम। इसका मतलब जो बेटा अपर लेयर आपकी फ्रीज होगी आपके वाटर मॉलिक्यूल्स की, तो कहीं ना कहीं बेटा क्या होगी, अपर लेयर बेटा क्या होगी आपकी डाउनवर्ड शिफ्ट होगी, और उस केस में बेटा आपको जो नीचे का लिक्विड बेटा आपका ऊपर शिफ्ट होगा। इसका मतलब यहाँ पे आपका ये जो प्रोसेस है बेटा, जो आपके लिक्विड पार्ट है ऊपर आएगा और जो बेटा आपका सॉलिड पार्ट है आइस का जो बेटा पार्ट है वो आपका नीचे शिफ्ट होगा एट 4 डिग्री सेल्सियस। व्हाट इज द रीजन? रीजन इज वेरी क्लियर, डेंसिटी बेटा हाई हो चुकी है तो वॉल्यूम आपका नीचे डिक्रीज कर जाएगा।
अब ये प्रोसेस बेटा 4 डिग्री सेल्सियस पे ही होता रहेगा, लेकिन जैसे बेटा 4 से आपका नीचे पहुंचेगा 3 डिग्री सेल्सियस एंड आपका 0 एंड आपका इस तरीके से माइनस में, तो 0 तक बेटा जैसे पहुंचेगा, 0 का मतलब बेटा आपका फ्रीजिंग पॉइंट, तो वाटर मॉलिक्यूल्स बेटा फ्रीज करना स्टार्ट कर देगा, जो भी लेयर ऊपर रहेगी वो बेटा आपकी फ्रीज करनी स्टार्ट कर देगी। तो कुछ पर्टिकुलर मीटर तक आपकी जो लेयर है बेटा वो हाई डेंसिटी के रीजन में आपकी क्या रहेगी बेटा, एक तरीके से आपकी डेंस हो जाएगी। अब क्वेश्चन क्या है कि भाई वहाँ पे आपको ऊपर तो आइस फॉर्म आपका हो चुका है, लेकिन जो नीचे की लेयर है बेटा वो आपकी क्या रहेगी, वो तो अफेक्ट नहीं होगी, मतलब उसका जो टेम्परेचर है वो कहीं ना कहीं बेटा थोड़ा कम तो होगा, लेकिन इतना भी कम नहीं होगा कि जितना आपका अपर लेयर पे होगा। तो नीचे क्या होगा कि जो आपकी पोलर फिश होती हैं या फिर जो डिफरेंट एनिमल्स होते हैं, वो पर्टिकुलर एक बेटा आपका जो प्रोटीन है उसको रिलीज़ करते हैं, वो प्रोटीन आपका रहता है ग्लाइकोप्रोटीन, तो बेटा उसको बोलते हैं एंटी फ्रीजिंग एजेंट। तो उसकी वजह से क्या होता है कि आसपास का टेम्परेचर बेटा वो मेंटेन करते हैं, और दूसरा उनका जो मेटाबॉलिज्म प्रोसेस उसको भी वो काफ़ी स्लो डाउन कर लेते हैं, जिसकी वजह से आसानी से वो विंटर सीजन के अंदर जब आपका वाटर मॉलिक्यूल्स फ्रीज कर जाएगा अपर लेयर पे, तो आपका बेटा वो करते हैं जो आपके एनिमल से वो करते हैं सर्वाइव। अब यहाँ पे क्वेश्चन क्या है कि जब बेटा ऊपर आपका यहाँ पे क्या बन चुका है, ऊपर यहाँ पे आपका आइस बन चुका है, तो आइस बनने के बाद क्या होगा कि बेटा आइस में जो स्पेस होगा, आइस अगर आपने स्ट्रक्चर देखा होगा तो बेटा बीच में आपका वैक्यूम रहता है, आपका स्पेस रहता है, तो उस स्पेस के अंदर आपका जो वाटर आपका बेटा ऑक्सीजन है बेटा वो क्या ट्रैप हो जाएगा। जब ऑक्सीजन आपका ट्रैप हो जाएगा, तो ट्रैप होने के बाद आपको मैं बेटा बात कर रहा हूँ लोअर टेम्परेचर, तो लोअर टेम्परेचर से मैंने बात की थी कि लोअर टेम्परेचर पे सॉल्बिलिटी ऑफ गैस बेटा मैक्सिमम होती है, तो इसी की वजह से आपका जो O2 है बेटा वो लोअर टेम्परेचर पे इजीली आपका मैक्सिमम सॉल्बिलिटी को डिफाइन करेगा, और उसी इस ऑक्सीजन को जो नीचे आपके एनिमल्स हैं वो ईजिली बेटा इसको एक्सेप्ट करते हैं और अपना जो सर्वाइवल है उसे कंटिन्यू करते हैं। तो ये मैंने बात किया है एक एग्जांपल को लेके, आपको समझ में आया होगा, जिससे मैंने यहाँ पे बात की थी कि मैराइन लाइफ प्रेफर टू स्टे एट लोअर लेवल देन अपर लेवल ऑफ वाटर, दैट इज वेरी क्लियर, बिकॉज ऑफ लो टेम्परेचर, बिकॉज ऑफ लो टेम्परेचर सॉल्बिलिटी ऑफ गैसेस आपकी मैक्सिमम रहेगी। ठीक है बच्चों, ओके। इसके बाद मैं बात करूँगा इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ प्रेशर ऑन सॉल्बिलिटी। टेम्परेचर खत्म, अब हम बात करेंगे सॉल्बिलिटी के बारे में। तो पहला पॉइंट है ये आपकी विलियम हेनरी है, हेनरी के अकॉर्डिंग हम बात करते हैं गैस की जब सॉल्बिलिटी होती है, तो हम इनको बिल्कुल यहाँ पे डिफाइन करेंगे इनके लॉज को क्या है। तो यहाँ पे इंक्रीज ऑफ प्रेशर इंक्रीज दी सॉल्बिलिटी, हम बात कर रहे हैं प्रेशर की, तो पहला पॉइंट है कि हम जब प्रेशर को इंक्रीज करेंगे तो सॉल्बिलिटी डेफिनेटली आपकी इंक्रीज होगी, इसको मैं आपको बताऊंगा अभी। सेकेंड पॉइंट, गैस बीइंग कंप्रेस्ड इजली बेटा कंप्रेस हो जाती है गैस, है ना। देयर सॉल्बिलिटी इन लिक्विड इज ग्रेटली इन्फ्लुएंस्ड बाई एक्सटर्नल प्रेशर, बिल्कुल सही है, आपके एक्सटर्नल प्रेशर अप्लाई होगा तो इजीली ये बेटा ये गैस आपकी कंप्रेस होगी, तो आपकी लिक्विड के अंदर इजीली सॉल्युबल हो जाएगी। नेक्स्ट पॉइंट है यहाँ पे हेनरी लॉ कांस्टेंट इंक्रीज, ये काफ़ी स्पेसिफिक पॉइंट है, हेनरी लॉ कांस्टेंट इंक्रीज विद इंक्रीज एंड सॉल्बिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड आपका डिक्रीज। तो जब हेनरी लॉ कांस्टेंट की हम बात करेंगे अभी इसके रिलेशन के अंदर, इनका स्टेटमेंट क्या है, तो हेनरी लॉ जो कांस्टेंट रहेगा वो तो बेटा आपका जब इंक्रीज होगा तो उसमें आपकी सॉल्बिलिटी क्या होगी, लिक्विड के अंदर गैस की आपकी डिक्रीज होगी। ठीक है, तो ये कुछ बेसिक पॉइंट्स हैं, इन बेसिक पॉइंट्स को मैंने आपको सिर्फ बताया, बट अभी मैं आपको बताने वाला हूँ कि इसका रियल सीन आपका किस तरीके से होगा। ओके बच्चों, अब हम यहाँ पे स्टार्ट करेंगे इफेक्ट ऑफ प्रेशर। ठीक है, तो इफेक्ट ऑफ प्रेशर जो आपका पॉइंट होगा बेटा, इस इफेक्ट ऑफ प्रेशर को डिफाइन करने के लिए आपका जो हेनरी लॉ है वो किस तरीके से आपका स्टेट किया जाएगा, पहले उसके लिए मैं आपको कुछ प्रैक्टिकल सीन बताऊँगा। तो बेटा मान लेते हैं कि हमारे पास एक बीकर है, इस बीकर के अंदर बेटा यहाँ पे आपका लिक्विड इस तरीके से प्रेजेंट है, जरा ध्यान से देखना, यहाँ पे आपका लिक्विड प्रेजेंट है। ठीक, और ऊपर से बेटा अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे सपोज़ मैं एक पिस्टन बना सकता हूँ इस तरीके से प्रेशर को अप्लाई करने के लिए। मैंने सपोज़ यहाँ पे इस तरीके से एक पिस्टन को अप्लाई किया है, ठीक है, ये आपका यहाँ पे पिस्टन लगाया हुआ है, ठीक, और यहाँ पे आपका नीचे क्या बेटा लिक्विड आपका प्रेजेंट है। अब जब ये आपका लिक्विड प्रेजेंट है तो हम बात करेंगे नीचे बेटा पार्ट आपका लिक्विड फेज हो चुका है, मान लें कोई भी सॉल्यूशन भी हो सकता है, उससे कोई दिक्कत नहीं, लिक्विड फेज आपका प्रेजेंट है, और इसके ऊपर का जो बेटा आपका लेयर यहाँ पे गैसेस हैं। तो देखो स्टार्टिंग में जब बेटा हम प्रेशर अप्लाई नहीं करेंगे, तो जब हम प्रेशर अप्लाई नहीं करेंगे, इसको थोड़ा सा क्लियर बना लेते हैं, जब हम प्रेशर अप्लाई नहीं करेंगे तो उस केस में को बेटा एट रूम टेम्परेचर आपका जो गैसेस जो बेटा पार्टिकल्स हैं, जो डिफरेंट टाइप की गैसेस अवेलेबल रहती हैं, ठीक है, तो उनकी हम बात कर रहे हैं विदाउट अप्लाइंग दी फोर्स, ठीक है, सॉरी विदाउट अप्लाइंग दी प्रेशर। तो प्रेशर को हम अप्लाई नहीं करेंगे तो उस केस में ये जो आपके गैसेस पार्टिकल्स हैं वो बेटा ईजिली आपके सॉल्युबल तो होंगे,
लेकिन एक लेस एक्सटेंट में आपके सॉल्युबल होंगे। क्लियर है। अब एक पॉइंट यहाँ पे क्या होगा कि ठीक है, हम प्रेशर को अप्लाई नहीं करना चाहते हैं, लेकिन फिर भी आपके रूम टेम्परेचर पे कुछ पार्ट तो बेटा आपकी लिक्विड के अंदर जो गैसेस का बेटा डिजॉल्व रहेगा, तो मतलब कुछ पार्ट तो बेटा डिजॉल्व होगा, और जितना पार्ट डिजॉल्व होगा उतना ही पार्ट बेटा आपका रिलीज भी होगा। इसका मतलब क्या बेटा, यहाँ पे इक्विलिब्रियम आपका जनरली आपकी रूम टेम्परेचर पे भी अवेलेबल रहता है, जिसको मैं ऐसे बोल सकता हूँ कि रेट ऑफ डिसोल्यूशन इज इक्वल टू रेट ऑफ इवापोरेशन। मतलब जब मैं बात करता हूँ ना इवापोरेशन प्रोसेस का, अगर आपको पता होगा थोड़ा सा, तो इवापोरेशन प्रोसेस के अंदर कुछ सीन यही होता है कि अगर आप उसे हीट करते हो तो हीट करने पे वो जो लिक्विड है बेटा कुछ वेपर्स की फेज में कन्वर्ट होगा, मतलब गैस की फेज में कन्वर्ट होगा। गैस बेटा फिर से कंडेंस होगी तो फिर से वेपर्स बेटा आपकी लिक्विड फेज में आ जाएगी। तो कहीं ना कहीं बेटा यहाँ पे इक्विलिब्रियम आपका मेंटेन हो जाएगा। इक्विलिब्रियम मेंटेन होने के पीछे मैं एक चीज़ और बताता हूँ, ध्यान सुनना कि भाई जैसे एग्जांपल मैं बता देता हूँ आपको कि जैसे बेटा यहाँ पे आपका लिक्विड है, ऊपर से मैंने इसको कवर कर दिया है, ऊपर से मैंने क्लोज कर दिया, मैंने बेटा हीट सप्लाई की, तो बेटा यहाँ से वेपर्स बनेंगी, ये वेपर्स बेटा ऊपर जाकर इकट्ठी होंगी, बेटा वापस से कंडेंस होगी, बेटा नीचे आपका शिफ्ट होगा। तो नीचे का बेटा जो आपका मोल से बेटा वो तो आपके लिक्विड का आपका बेटा कांस्टेंट रहेगा, क्यों, जो आपका इवेपोरेशन में पार्टिसिपेट कर रहा है। और कंडेंसेशन बेटा स्टार्टिंग में तो कंडेंसेशन बेटा काफ़ी कम मोल्स होंगे, अब धीरे धीरे क्या हो रहा है कंडेंसेशन के मोल्स तो बढ़ते जाएंगे। तो एक टाइम ऐसा आएगा जब आपके मोल्स बेटा जो इवेपोरेशन के हैं और जो कंडेंसेशन के हैं दोनों ही बेटा इक्वल हो जाएंगे। जब इक्वल हो जाएंगे तो इसका मतलब वहाँ बेटा डायनामिक इक्विलिब्रियम करेगा आपका एग्जिस्ट। क्लियर है। ओके, तो इसी चीज़ को लेते हुए मैं आपको बताऊंगा कि यहाँ पे हेनरी ने क्या स्टेटमेंट दिया था। हेनरी ने एक्चुअली प्रैक्टिकल किया और स्टेटमेंट क्या दिया था। ये स्टेटमेंट उनका है, द लॉ स्टेट दैट सोलिबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड एट कांस्टेंट टेम्परेचर इज प्रोपोर्शनल टू द प्रेशर ऑफ गैस एबव द सॉल्यूशन। क्लियर है। आप जितना प्रेशर अप्लाई करते जाओगे गैस के ऊपर तो उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे आपको टेम्परेचर कांस्टेंट करना पड़ेगा। याद रखना बेटा टेम्परेचर कांस्टेंट होना चाहिए तो गैस आपका उतना ज़्यादा बेटा सॉल्युबल होगा। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं कि सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस, ये बेटा हो आपके सॉल्युबिलिटी ऑफ जो गैस है इट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर ऑफ गैस। यस, अब बेटा इस साइन को निकालेंगे तो टाइप एक कांस्टेंट आएगा, इसको लिख सकते हैं इट इज़ ए हेनरी लॉ कांस्टेंट। तो यहाँ पे एस इज इक्वल टू बन गया, कभी कभी आपको के एच ऐसे भी लिखा मिलेगा इनटू पी। तो आपका सॉल्युबिलिटी है वो बेटा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, आपका जो प्रेशर जो आप अप्लाइड करोगे उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी, और यहाँ पे आप प्रोपोर्शनल निकालोगे तो बेटा आपका कांस्टेंट आ जाएगा, इसको बोलेंगे हेनरी लॉ कांस्टेंट। अब यहाँ से आपको डिफाइन करना है सॉल्युबिलिटी को कि भाई प्रेशर अगर मैं 1 atm लेता हूँ तो प्रेशर अगर मैं 1 atm लूँगा तो यहाँ पे आपका जो हेनरी लॉ जो कांस्टेंट है बेटा, देखो हेनरी लॉ कांस्टेंट मतलब के, तो हेनरी जो कांस्टेंट है बेटा वो सॉल्युबिलिटी के इक्वल हो जाएगा, है ना। क्लियर है आपको। यस, अगर आपका प्रेशर 1 atm है तो उसको हम ऐसे बोल सकते हैं कि आपका जो सॉल्युबिलिटी है, जो आपकी सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस होगा, तो सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस आपके 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे एक्चुअली रेफरेंस टू आप टेम्परेचर को हम डिफाइन कर सकते हैं इस तरीके से। क्लियर है। तो आपका एस इक्वल टू के कब डिफाइन होगा, जब आपका प्रेशर 1 atm होगा। नेक्स्ट पॉइंट, मैं इसको ऐसे पढ़ूंगा कि इफ़ सेवरल गैसेस आर प्रेजेंट। अगर मैं बात करूँगा बेटा, इसमें 2 टर्म मैं यूज करने वाला हूँ पार्शियल प्रेशर को समझाने के लिए। पहला देखो ध्यान से, फर्स्ट बीकर एंड सेकेंड बीकर। फर्स्ट बीकर की अगर मैं बात करता हूँ, सुना ध्यान से, फर्स्ट बीकर के अंदर पहले मैं बात करूंगा कि बेटा यहाँ पे डिफरेंट गैसेस आपकी प्रेजेंट हैं, आपकी डिफरेंट गैसेस बेटा आपकी यहाँ पे मिक्स हो रही है लिक्विड के अंदर। तो किसी भी एक गैस के बारे में अगर बात की जाएगी तो हम लोग पार्शियल प्रेशर वर्ड यूज करेंगे। क्लियर है। और एक चीज़ मैं और बात करूंगा कि एक यहाँ पे आपका ये लिक्विड है इस तरीके से, और इस लिक्विड के बेटा पल्टीरो क्या होगा, एक आपका बॉइलिंग पॉइंट होगा। ध्यान सुनना, जब आपका इस लिक्विड का जो बेटा वेपर प्रेशर है एक फिक्स टेम्परेचर पे, जो बेटा टेम्परेचर आपका बॉइलिंग पॉइंट होगा, तो इस लिक्विड का जो वेपर प्रेशर होगा वो 1 atm के जैसे इक्वल हो जाएगा जिस टेम्परेचर पे। तो इस टेम्परेचर को हम लोग क्या बोलते हैं, बॉइलिंग पॉइंट। ये तो क्लियर है। उस टेम्परेचर को अपन क्या बोलेंगे, बॉइलिंग पॉइंट। अब सीन कुछ ऐसा है कि जब बॉइलिंग पॉइंट मिला तो उस बॉइलिंग पॉइंट मिलने में जो 1 atm आपका कंडीशन डिफाइन हुआ है, आपका 1 atm से मैंने कंपेयर किया है उस लिक्विड के वेपर प्रेशर को, तो 1 atm से अगर आपका कम वेपर प्रेशर होगा तो उसको बेटा हम लोग वहाँ पे जो वर्ड यूज़ करेंगे वो हम वेपर प्रेशर ना यूज करके हम लोग पार्शियल प्रेशर यूज करेंगे। क्लियर है। तो पार्शियल प्रेशर आप एक यहाँ से समझ सकते हो और एक आपको पार्शियल प्रेशर समझ सकते हो इस पॉइंट से, कि जब आपकी मोर देन 2 गैसेस अवेलेबल होंगी तो वहाँ पे किसी भी एक गैस को डिफाइन करना है, एक गैस के बारे में आपको मोल्स डिफाइन करने हैं, तो आपको पार्शियल प्रेशर आपको यूज करना पड़ेगा उसके लिए, पार्शियल प्रेशर। और जब एक ही गैस होगी तो उसके लिए कोई दिक्कत नहीं है, आप सीधा वहाँ पे उसके लिए प्योर आप प्रेशर, आप प्योर स्टेट के लिए जो आप प्रेशर यूज करते हो P0 उसको आप यूज करो। और सेकेंड मैंने बताया बॉइलिंग पॉइंट को लेके कि भाई 1 atm से नीचे का जो प्रेशर जब डिफाइंड रहेगा तो उस केस में जो आपका प्रेशर होगा उसको भी हम बोलते हैं पार्शियल
प्रेशर। क्लियर है? ओके, दोनों ही टर्म मैंने आपको बता दिया है। अब नेक्स्ट पॉइंट पढ़ेंगे हम लोग यहाँ पे। हेंस हेनरी कांस्टेंट इज डिफाइंड एज सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन, आपको यहाँ पे इसका यूनिट डिफाइन किया गया है एट 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर एट रेफरेंस टेम्परेचर। ये आपको मैंने ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है। ओके बच्चों, उसके बाद अब मैं बात करूँगा कि भाई हेनरी लॉ का आपका लिमिटेशंस क्या है। तो लिमिटेशंस को समझने के लिए कुछ हम यहाँ पे पॉइंट डिस्कस करेंगे। तो पहला आपका पॉइंट है कि हेनरी लॉ इज वैलिड ओनली, कब बेटा वैलिड होगा? जब प्रेशर आपका लो होना चाहिए, बिल्कुल सही, टेम्परेचर भी आपका लो होना चाहिए। तो हेनरी लॉ आपका इजीली एप्लीकेबल होगा। गैस इज नॉट हाईली सॉल्युबल नहीं होनी चाहिए, क्योंकि बेटा यहाँ पे इक्विलिब्रियम भी आपका मेंटेन होता है ना, इसलिए। नेक्स्ट आपका है द गैस नाइदर रिएक्ट केमिकली विद द सॉल्वेंट नॉट डिसोशिएट और एसोसिएट इन द सॉल्वेंट। ये कंडीशंस आपकी सबके सब सेटिस्फाइड होनी चाहिए, तभी आप हेनरी लॉ को इजीली अप्लाई कर सकते हो गिवन क्वेश्चन के अंदर। ओके, अब हम बात करेंगे एप्लीकेशन ऑफ हेनरी लॉ। तो एप्लीकेशन ऑफ हेनरी लॉ में कुछ क्वेश्चंस आपके जनरली बनते हैं, प्रीवियस ईयर के अंदर स्टेट लेवल के अंदर क्वेश्चंस पूछे भी गए हैं। वो क्या क्वेश्चन पूछे गए हैं उसको हम लोग फोकस करेंगे अभी। फर्स्ट एप्लीकेशन है आपका, आप देख सकते हो यहाँ पे जो मैं बात कर रहा हूँ, यहाँ पे आपका लिक्विड है, उस लिक्विड के अंदर यहाँ पे CO2 गैस, जिसको हम सोडा वाटर या सोडा ड्रिंक के बारे में बात कर रहे हैं। तो वहाँ पे आपका CO2 गैस बेटा आपके यहाँ पे डिजोल्व कराई जाती है हाई प्रेशर पे, है। तो डिफरेंट आपके यहाँ पे इस तरीके से किया गया। तो इसमें हम बात करेंगे इंक्रीज इन सॉल्युबिलिटी ऑफ CO2 गैस कार्बन डाइऑक्साइड इन सोडा वाटर एट द सोडा ड्रिंक इज ड्यू टू हाई प्रेशर ऑफ गैस ना, दीज बोटल्स आर सील्ड अंडर द हाई प्रेशर। आपको पता है कि जब इसको आप ओपन करोगे, हालांकि जब ओपन नहीं करोगे तो बेटा इस पेज में प्रेजेंट है बेटा CO2 के, देखो आपके CO2 का प्रेशर बेटा इस तरीके से रहेगा। तो इसमें बेटा गैसेस पार्टिकल इजीली आपके यहाँ पे मिक्स रहेंगे इस कार्बन डाइऑक्साइड। फिर उसके बाद होगा क्या सीन कि जैसे आप इसको ओपन करोगे तो आप ओपन करते ही जो बेटा एक्स्ट्रा आपने इसमें जो CO2 गैस आपने इसमें बेटा मिक्स हुई है वो फटाफट से बेटा क्या होगी, आपकी बाहर रिलीज हो जाएगी, है ना। तो जब बाहर रिलीज हो जाएगी तो इसीलिए हम इसको डिफाइन कैसे हैं, इसका एप्लीकेशन पार्ट को हम देखते हैं कि अगर सॉल्युबिलिटी अगर आपको मैक्सिमम डिफाइन कर रही है तो प्रेशर को इंक्रीज करते हैं, लेकिन जो बेटा एक्स्ट्रा आपकी सॉल्युबिलिटी एक्स्ट्रा जो प्रेशर है जैसे आप ओपन करोगे तो आप फिश की फॉर्म में बेटा वो आपका बाहर रिलीज हो जाएगा। ओके, ये इसका फर्स्ट एप्लीकेशन है। सेकंड एप्लीकेशन की हम बात करेंगे। तो सेकंड एप्लीकेशन की अगर मैं बात करता हूँ बेटा तो एनॉक्सिया करके एक आपका जिसको हम सिम्टम्स की बात करते हैं ह्यूमन बॉडी के अंदर, तो वो एक्चुअली क्या होता है जब हम बात करते हैं बेटा हायर एल्टीट्यूड की, तो उस केस में आपका हम बात करते हैं बेटा अपर लेयर पे जैसे आप ऊपर जाते जाओगे तो पार्शियल जो प्रेशर बेटा ऑक्सीजन का वो आपका क्या बेटा ग्राउंड लेवल से कंपेयर में आपका डिक्रीज होता जाएगा। तो जब वो डिक्रीज होगा तो जो बेटा हमारी बॉडी के अंदर जो ब्लड है और जो आपके टिश्यूज़ हैं तो उनके अंदर कहीं ना कहीं बेटा ऑक्सीजन की सप्लाई बेटा आपकी कम होगी, कहीं ना कहीं लोअर कॉन्सेंट्रेशन बेटा हो जाएगा ब्लड और टिश्यू के अंदर। तो उस केस में हायर एल्टीट्यूड पे आपके जो क्लाइंबर्स रहते हैं उनको काफ़ी प्रॉब्लम हो जाती है। तो प्रॉब्लम्स बेटा क्या है, एक तो बेटा आपका पॉइंट होता है कि बेटा वो वीक कमज़ोर आपके हो जाते हैं, दूसरा अनेबल टू थिंक प्रॉपर्टी उनके अंदर डेवलप हो जाती है। तो ये क्यों होता है, बिकॉज ऑफ लोअर प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन। तो ये जो सिम्टम्स है आपको इसी को हम लोग बोलते हैं एनॉक्सिया। क्लियर है? ओके, इसके बाद नेक्स्ट हम बात करेंगे एक और आपका एप्लीकेशन है, इसको भी यहाँ पे हम फिनिश कर लेते हैं। जैसे बेटा आपको जो सी डाइवर्स होते हैं उनके लिए एग्जांपल्स हैं। तो सी डाइवर्स से अगर मैं बात करूँ तो सी जो डाइवर्स हैं और डीप सी डाइवर्स जो काफ़ी नीचे जाएंगे, तो उस केस में बेटा क्या है कि आपका जो प्रेशर है गैसेस का जो प्रेशर है बेटा वो कहीं ना कहीं अगर मैं बात करूँ तो वाटर से बेटा आपका मैक्सिमम डिफाइन होता है। तो हालांकि नीचे आप जाओगे तो वाटर मॉलिक्यूल से जो बेटा आपका उसका हाई प्रेशर डिफाइन होगा। तो इसको हम ऐसे बोल सकते हैं कि डीप सी डाइवर्स विल सफ़र विद हायर डिसोल्यूशन ऑफ एटमॉस्फेरिक गैसेस विद वाटर। यस, बिल्कुल सही है। एट हाई प्रेशर बिल्कुल आपकी सॉल्युबिलिटी मैक्सिमम डिफाइन होगी टू अवॉइड टॉक्सिक इफेक्ट ऑफ हायर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ नाइट्रोजन। तो आपका जो एक्सिस जो गैस है उसके टॉक्सिक इफेक्ट से बचने के लिए तो हम करते क्या है, हमारा जो रिस्पायरेशन प्रोसेस कंटिन्यूसली रहे बेटा डीप सी के अंदर, तो उसमें बेटा हम लोग क्या करते हैं उस ऑक्सीजन के बेटा हम लोग डाइल्यूट कैसे कर लेते हैं हीलियम को, दैट इज 50। याद रखना वेरी इंपॉर्टेंट, व्हाट इज द परसेंटेज 56% ऑफ N2 के साथ बेटा 32% O2 एंड 12% हीलियम। जो आपकी नॉन रिएक्टिव गैसेस हैं इनको आप मिक्स करोगे तो उस केस में आपकी जो प्रॉब्लम है बेटा वो इजीली आप रिजॉल्व कर सकते हो। तो ये भी आपका एप्लीकेशन पार्ट है। नेक्स्ट पॉइंट हम बात करेंगे एप्लीकेशन ऑफ हेनरी लॉ। तो इसमें जो मैंने पढ़ा उसी को हम लोग यहाँ पे एक्चुअली में डिफाइन कर लेंगे। तो पहला पॉइंट है सॉफ्ट ड्रिंक एंड सोडा वाटर कंटेन्स डिजोल्व कार्बन डाइऑक्साइड। सेकेंड एप्लीकेशन है एट हायर एल्टीट्यूड पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन इज लेस देन। ओके बच्चों, तो इसमें आपका जो सेकेंड पॉइंट होगा, सेकेंड पॉइंट को हम देख लेते हैं। सेकेंड पॉइंट में हम बात करते हैं एट हायर एल्टीट्यूड
द पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन इज लेस देन दैट ऑफ ग्राउंड लेवल, ये भी हमने पढ़ा है, भी आपको मैंने समझाया। नेक्स्ट पॉइंट है आपका एनोक्सिया, तो एनोक्सिया के बारे में भी आपको मैंने डिस्कस किया है। नेक्स्ट है स्कूबा डाइवर्स, इसके बारे में जो बेंट इफेक्ट होता है, उस बेंट इफेक्ट को डिक्रीज करने के लिए हम जो N2 गैस और हीलियम गैस का जो हम मिक्सअप करते हैं ऑक्सीजन गैस के साथ, वो भी आपको मैंने समझा दिया। ओके।